एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, लेक्चर 13 कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेक्चर 14 एडिशन रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। ठीक है, और आज भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हम लोग देखेंगे बेटे। और लास्ट क्लास में आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, देखा होगा कि किस तरह से हम लोग परसेंटेज ऑफ MCB मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एंड मोनोब्रोमो प्रोडक्ट की बात करते हैं। क्या रूल है, क्या प्रोबेबिलिटी रूल था, क्या सेलेक्टिविटी रूल था, है ना। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस की थी और बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। ओके, आज क्या काम करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटे JDG सेक्शन की। तो JDG सेक्शन में अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा मैं आइडिया दूंगा कि सेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं बेटे। तो इसमें हम लोग बात करेंगे रीट्स रिएक्शन की। हालांकि रीट्स रिएक्शन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो जस्ट एक रिव्यू दूंगा। पिनाकल फॉर्मेशन की बात करेंगे, ये भी हम लोग पहले कर चुके हैं, इसका एक रिव्यू दूंगा। एंड देन फिर हम बात करेंगे हंस-डिकर रिएक्शन की। देन बर्न-बॉम-सिमोनी रिएक्शन की बात करेंगे। देन फॉर्मेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम डिफरेंट रिएजेंट, वहाँ से इन सब की बात करेंगे। सोडा लाइम प्रोसेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस। जैसे कोलब्रिज प्रोसेस थी, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बोला था, वैसे बेटे सोडा लाइम प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत डिटेल में विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस करने वाले हैं। देन रोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन सोडा लाइम प्रोसेस, एक्चुअली में कैल्शियम ऑक्साइड का क्या रोल है इस सोडा लाइम प्रोसेस में। देन इन्वर्जन और फ्लिपिंग ऑफ कार्बेनाइन एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सोडा लाइम प्रोसेस। सोडा लाइम प्रोसेस में कार्बेनाइन का क्या रोल है, कैसे वो इन्वर्ट होता है, कैसे फ्लिपिंग होता है, क्या उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है, कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे विद स्टीरियोकेमिस्ट्री, पूरा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस होगा। देन क्वेश्चंस ऑन सोडा लाइम प्रोसेस, उन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। देन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सोडा लाइम प्रोसेस। तो ये सारा चीज़ बेटा धमाकेदार खतरनाक चीज़ आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसलिए पेन पेपर लेके बैठ जाओ बेटे और एकदम कूल माइंड से शांत होकर मस्त जबरदस्त लेक्चर को एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी, रीट्स रिएक्शन की। अब रीट्स रिएक्शन क्या है बेटा, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है जब हम लोग ऑर्गेनिक रिएजेंट एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसको देखने के लिए आप बेटा यहाँ पर इसका यह प्लेलिस्ट मैंने दे रखा है, आप वहाँ पे इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, है ना। प्लेलिस्ट में कहाँ जाना है आपको, ऑर्गेनिक रिएजेंट एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जाना है। उसमें NBS का लेक्चर 2 देखना है, जहाँ पर रीट्स रिएक्शन में और भी बहुत डिटेल में बता रखी है, बट यहाँ पर भी आपको क्विक रिविजन में आपको दे देने वाला हूँ फटाफट फास्ट। तो आप वहाँ पर इसको जरूर जाके डिटेल में देखें बेटे, बट देखें कि रीट्स रिएक्शन होता क्या है। सो रीट्स रिएक्शन की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर जो आपका अल्केन होता है, क्या होता है बेटे, अल्केन। क्या होता है, अल्केन। तो यहाँ पर जो आपका अल्केन होता है, ये इसका अगर रिएक्शन हम किससे कराते हैं बेटा, SO2Cl2। SO2Cl2 इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या होता है ये, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, इसका अल्काइल हैलाइड बन जाता है, RCl बन जाता है। देखिए RCl बन गया। और सबसे अच्छी चीज़ इस रिएक्शन में क्या है बेटे, कि यहाँ पर HCl गैस निकल जाता है और SO2 गैस निकल जाता है। अब चूंकि ये दोनों बने और ये तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा आपका, तो ये दोनों गैस बनी और बेटा स्केप आउट हो जाएगा। स्केप आउट हो जाएगा मतलब इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, ये बाहर निकलता जाएगा और रिएक्शन उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ता चला जाएगा। बात समझ लो। तो इसका मतलब ये दोनों गैस स्केप आउट हो जाएंगी, आपको यहाँ पर प्योर RCl मिल जाएगा। यील्ड जो है बहुत अच्छी, बहुत तगड़ी होती है यहाँ पर अल्काइल हैलाइड की। सो अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाने का ये बहुत ही तगड़ा जबरदस्त गर्दा कॉन्सेप्ट है बेटे। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड मेथड। बाई प्रोडक्ट्स आर गैसियस, स्केप आउट एंड प्योर RCl इज फॉर्म्ड। चलिए, तो ये आपका रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, तो ये जो सल्फ्यूरिल क्लोराइड है बेटा उसका स्ट्रक्चर ये है। अब इसमें होगा क्या कि देखिए यहाँ पर सनलाइट आपने दिया, जब आपने सनलाइट इसको दिया तो सनलाइट क्या करेगा, सनलाइट की वजह से हम लोग जनरली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अलग हो जाएंगे। तो देखिए Cl अलग हो गया और यहाँ पर ये आपका फ्री रेडिकल बन गया। चूंकि यहाँ पर आप बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो बेटे, एनर्जी दे रहे हो, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये बात आपको बहुत अच्छे से देखो, एंडो एक्सो इन सबका भी आइडिया रखना कि अच्छा क्यों एंडो है, क्यों एक्सो है ना। ये सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में लेके चलता हूँ बेटा, अगर आप ध्यान दो तो ये एंडो क्या है, एक्सो क्या है, रिएक्शन का नेचर क्या है, रिएक्शन का ग्राफ क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें, वो सारे एस्पेक्ट्स में लेके साथ साथ चलता हूँ। जैसे ही ये Cl रेडिकल बनेगा तुरंत ये किसके पास जाएगा, RH के पास जाएगा। अब जब ये जैसे ही बेटे RH के पास जाएगा तो क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। जब इस पर ये अटैक करेगा बेटा तो क्या होगा कि यहाँ पर HCl बन जाएगा, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा फ्री रेडिकली। तो यहाँ पर H और Cl, देखिए HCl गैस निकल गई, मैंने बोला था ना HCl गैस, और यहाँ से R फ्री रेडिकल बन गया। चूंकि ये बेटा वीक बॉन्ड है, आपको पता है कि RH का मतलब बेटा CH होता है और यहाँ पर आपका HCl बॉन्ड है। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर ये मैंने डिटेल दे रखा है कि HF सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम HCl होता है, उससे कम आपका CH होता है, उससे कम HBr, उससे कम HI। तो ये सबसे स्टेबल बॉन्ड है, ये लीस्ट स्टेबल बॉन्ड है। अगर आप HCl और CH में कंपैरिजन करें बेटा तो HCl इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड।
सो HCl इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो बताओ बेटा, आप लेस स्टेबल बॉन्ड से मोस्ट स्टेबल बॉन्ड बना रहे हो, मतलब कि आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। जब कभी भी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं, सो एनर्जी हमेशा क्या होता है, रिलीज होता है, एंड द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक स्टेबल। जैसे ही फ्री रेडिकल R बन गया, जैसे फ्री रेडिकल R बन गया, तो बेटा देखो अब ये फ्री रेडिकल था कि नहीं था जो यहाँ पर जनरेट हुआ था, तो R ये अब यहाँ पर अटैक करेगा कुछ इस तरह से, और यहाँ से फिर से इस Cl को निकालेगा इस तरह से, यहाँ पे अटैक करेगा और बना लेगा RCl। देखिए RCl बन गया कि नहीं बन गया बेटा, देखिए RCl, और प्लस ये देखो बेटा आपका यहाँ पर SO2 गैस स्केप आउट हो जाएगा। यहाँ पर भी मोस्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जा रहा है, इसलिए ये भी एक्सोथर्मिक होगा। तो देखिए आपका HCl गैस निकल गया, SO2 गैस निकल गया बेटा, फाइनली क्या बन गया आपका RCl, राइट बेटे। देखो ये भी यूज़ हो गया यहाँ पर, है ना, और ये यहाँ पर गया और SO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया, R इसके साथ कंबाइन हो गया RCl के फॉर्म में, तो आपके पास फाइनली जो बनता है RCl बन जाता है, HCl और SO2 गैसेस फॉर्म में अब बाहर हो जाता है। और अच्छे से और डिटेल में देखने के लिए, हालांकि मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया है, बट फिर भी और अच्छे से डिटेल से कुछ क्वेश्चन और देखने के लिए आप, है ना, ऑर्गेनिक रिएजेंट एंड रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ पर NBS का लेक्चर 2 देखें। चलिए आगे बात करें बेटे। जब आगे बात करें तो पिनाकल फॉर्मेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पिनाकल फॉर्मेशन। अब पिनाकल फॉर्मेशन बहुत डिटेल में बेटा मैंने रीअरेंजमेंट ऑफ काप्काटायन में भी बताया है, मैंने आपको इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बताया है, मैंने आपको इसको एलिमिनेशन रिएक्शन में भी बताया है, कई जगह हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया है। तो अगर आप पिनाकल को बहुत डिटेल में देखना चाहते हैं तो बेटा आप ये प्ले लिस्ट में जाएँ, रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएँ, रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएँ बेटे, रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएं और वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन का लेक्चर 5 देखें। E1 रिएक्शन है, वहाँ पर उसका लेक्चर 5 देखें। बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पर इसको बता रखा है कि पिनोकोल फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर पिनोकोल से पिनोकोलोन कैसे बनाते हैं, फिर उसके रिएक्शंस, उसके क्वेश्चंस, बहुत डिटेल में। इसका सिंपल सा तरीका मैंने ये बताया था कि देखिए होता क्या बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो इसमें बेटा एक्चुअली मैं इसको बनाने का तरीका मैंने बताया था कि आप पिनोकोल बनाओगे कैसे। बहुत सिंपल तरीका था बेटा कि देखो इस कार्बन को देखो, जहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा है ना बेटे, उसको OH कर दो, उसको कर दिया OH, और यहाँ पे R1 लगा है, या यहाँ पर ये एक R2 है आई थिंक, इसको R2 कर दो, एक को R2, राइट। अब देखिए जहाँ पर ये डबल बॉन्ड है उसको OH कर दिया और दोनों R1 R2 ऐसे लिख दो और इसी का मिरर इमेज बना दो। देखिए OH, फिर इधर आपका R1, फिर इधर R2। ये ट्रिक मैं वहाँ पर पूरा का पूरा बहुत अच्छे से बता रखा हूँ, तो इस तरह से पिनोकोल फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए मैकेनिज्म मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, आपको मैकेनिज्म वहीं पर जाकर देख लेना है, बिल्कुल ये पूरा डिटेल में यहाँ पर लिख रखा है मैंने पूरा। देखिए यहाँ से देखिए आप, यहाँ से मैंने पिनोकोल फॉर्मेशन, है ना, ये पिनोकोल आपका बन गया, ये पिनोकोल। और अगर आप H+ हीट कर दो तो फिर बेटा आपका ये फॉर्म बन जाता है। ये पूरा डिटेल में हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है बेटे, तो आप इसको वहाँ पर जाके देखें एक बार जरूर। देन अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो फटाफट देखिए जरा से इसको कैसे बनाया। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड O है बेटे, देखिए मैं यहीं पे बना रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको OH कर दिया, यहाँ पर देखिए 2 CH3 लगे हैं तो 2 CH3 ऐसे लगा दिया, फिर इसी का मिरर इमेज, तो इधर OH और इधर ऐसे, देखिए आप दिस वन। अब जैसे ये वाला है तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए ये बना रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर OH कर दिया ऐसे OH, और जहाँ पर OH किया अब देखो थोड़ा इसको ऐसे बनाए तो आपका क्लियर और आएगा। जैसे ये देखिए ऐसे था, इसको नीचे ले लें सो दैट तभी तो आप जोड़ पाओगे। ऐसे कर दिया, अब फिर से यहाँ पर इसका मिरर इमेज बना दिया ऐसे, और ऐसे करके ये देखिए आपके सामने है कुछ जैसे ये वाला है। क्या किया, इसका OH किया, इसको चाहो तो ऐसे कर लो, ऐसे बना लो, जहाँ डबल बॉन्ड है उसको OH कर दिया ऐसे, और इसका मिरर इमेज ऐसे जोड़ दिया, और ये देखिए कुछ इस तरह से बन गया। समझ रहे हो? तो बेटा ये सारा चीज़ मैंने प्लेलिस्ट अब जो को दी है वहाँ पर आप एक बार जरूर बढ़िया से देख लें और इसको एंजॉय करें। अब जैसे यहाँ पर देखिए बेटे कुछ नहीं करना है, इसको OH करना है, इसको OH करना है, उसको ऐसे जोड़ देना है, और देखो जहाँ पर OH होगा आपका OH, वहाँ पर देखो एक CH3, जहाँ पर यहाँ पर OH एक CH3, कितने मेंबर का रिंग देखो 1 2 3 4 5, तो देखिए 5 मेंबर का रिंग, और यहाँ पर OH लग गया, और OH के साथ एक CH3 भी है, तो CH3 भी आप यहाँ पर लगा लें इस तरह से। ये कहानी क्लियर है बेटे, एकदम बात समझ में आ रही है ना तगड़े से। अब जैसे इसकी बात करें, देखिए कितना बढ़िया चीज़, इसको OH किया, इसको OH किया, जहाँ पे OH किया उसके बाद ऐसे जोड़ दिया, तो देखिए इधर 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 का है, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 का है, तो 2 6 मेंबर की रिंग बना दी, और देखो इस तरह से जुड़ गया, राइट। आगे देखें अब इसकी बात करें बेटा, तो ये देखिए आपका ये भी क्या है, देखिए ये देखिए इसके पहले वाला जो ये वाला था एक ही कंपाउंड के अंदर हो रहा है, एक ही कंपाउंड के अंदर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर पिनोकोल फॉर्मेशन। तो इंट्रामॉलिक्यूलर है क्योंकि विदिन ए मॉलिक्यूल हो रहा है ये। सिमिलरली ऐसे ही इसको OH कर दिया बेटे, इसको OH कर दिया, देखिए आप देखिए ध्यान से, इसको ऐसे करके जहाँ पे कार्बन, ये वाला कार्बन को ऐसे जोड़ दिया, बीच में कितने कार्बन आ जा रहे हैं, देखो 2 कार्बन आ जा रहे हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, तो देखिए इसको ऐसे बनाया और हमने क्या किया, इसको बीच में 2 कार्बन आ जा रहे हैं, देखो ध्यान देखना, जब आप इसको OH करोगे ऐसे बेटा, इसको OH करोगे तो इसको ऐसे जोड़ोगे ना इस कार्बन से ऐसे,
तो अगर आप देखो तो इस रिंग से अगर आप देखें, देखिए मैं बना रहा हूँ, इस रिंग से अगर आप देखें तो एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, और ये दोनों ऐसे जोड़ रहे हैं इस तरह से। तो क्या हम इसको ऐसे दो कार्बन ऐसे लिख सकते हैं, ये कार्बन ये देखिए ऐसे हो गया। अब इस पर एक OH है बेटा, देखो उस पर एक CH3 है, तो ऐसे इस पर OH और क्या कर दें आप CH3 कर दें। बात समझ में आ रहा है? ओके, आप देख सकते हैं ये आपके सामने है। देन अगर हम इसकी बात करें बेटे तो इसको देखो ऐसे लिख लो आप, ऐसे यहाँ पर OH कर दिया, फिर इसका मिरर इमेज ले लिया इस तरह से, लाइक दिस, ये आपके सामने है। तो इस तरह से आप पिनोकोल फॉर्मेशन कर सकते हैं बेटा, इस तरह से आप पिनोकोल फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अभी बेटा आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई कि रिट्ज रिएक्शन क्या है, पिनोकोल में देखो बेटा, चूंकि मैं ऑलरेडी ये पिनोकोल में कई जगह करा चुका हूँ, बट फिर भी देखो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है ना, कैसे कैसे क्या क्या होता है, डायरेक्ट आपको तरीका बता दिया कि पिनोकोल फॉर्मेशन कैसे होता है बेटे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन की हम बात करने जा रहे हैं, दैट नेक्स्ट रिएक्शन इज हंस-डिकर रिएक्शन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, समझिएगा बेटे बात को। इसमें डिग्रेडेशन रिएक्शन ऑन डिसेंडिंग ऑफ सीरीज। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, जैसे इसमें मान लो कि यहाँ पर 2 कार्बन है फॉर एग्जाम्पल, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 कार्बन का बनेगा। अगर यहाँ पर 4 कार्बन है तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो 3 कार्बन का। तो यहाँ पर कार्बन सीरीज का डिग्रेडेशन हो जाता है, डिसेंडिंग सीरीज है ये। रिएजेंट हम लोग जो यहाँ पर यूज़ करते हैं वो AgOH हीट होता है, उसके साथ में Br2CCl4 या फिर CH2Cl2 लेते हैं, या फिर Ag हीट भी ले सकते हो, या फिर AgOH हीट ले सकते हो, और दूसरा Br2CCl4 या फिर CH2Cl2 लेते हो, है ना, या फिर Cl2CCl4 भी आप ले सकते हो, बट I2CCl4 यहाँ पर हम नहीं लेते हैं। I2CCl4 लेने से कुछ और होता है। I2CCl4 अगर आप ले लोगे तो बेटा वहाँ पर एक्चुअली में उस रिएक्शन को हम लोग सिम्होनी रिएक्शन बोलते हैं, वहाँ पर ईस्टर बनता है, वहाँ पर क्या बन जाता है ईस्टर, जबकि यहाँ पर अल्काइल हैलाइड बनता है आपका। तो I2CCl4 नहीं लेना है, इसका रिएक्शन हम आपको आगे दिखाएंगे बहुत डिटेल में यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये रिएक्शन बहुत तगड़ी है। कैसे तगड़ी है, देखिए क्या बेटा, ये कार्बन यहाँ से गायब हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे Br2 था तो यहाँ पर RBr हो जाएगा, RBr हो गया, तो एक कार्बन कम हो गया कि नहीं कम हो गया, सो एक लेस कार्बन का बनेगा प्रोडक्ट, 1 लेस कार्बन का। अब ये जो Ag है और इस Ag है और Br के साथ AgBr का प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट है नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पर देखिए CO2 गैस निकल जाएगा, तो गैस बाहर निकल जा रही है, देखो ये सोल्यूशन है, गैस बाहर निकल जा रही, प्रेसिपिटेट नीचे सेटल हो जा रहा है, तो आपको बेटा यहाँ पर भी प्योर RBr मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है, यानी कि ये भी अल्काइल हैलाइड बनाने का बहुत बढ़िया तगड़ा तरीका है। और चूंकि जब प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जा रहा है तो ये डिक्रीज होता जाएगा, CO2 गैस बाहर निकलते हैं तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इन सबको इंक्रीज करने के लिए अकॉर्डिंग टू लीजेट-क्लियर्स हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा। तो इस रिएक्शन में जो RBr बनेगा बहुत तेजी से बनेगा और बहुत ज़्यादा बनेगा, तो इसका यील्ड भी बहुत अच्छा होगा और प्योर फॉर्म में मिलेगा। तो अल्काइल ब्रोमाइड जो बनेगा प्रोडक्ट में 1 कार्बन लेस होगा देन रिएक्टेंट से 1 कार्बन का कम का बनेगा। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसका Ag हीट किया या फिर AgOH हीट किया, और सेकंड उसका Br2CCl4 CH2Cl2 किया या फिर Cl2CCl4 किया। अब बात आती है कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा सर, तो चलिए आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं बेटे। बहुत सिंपल मैकेनिज्म, देखिए क्या है, ये एसिड और बेटा ये तो बेस है, AgOH क्या है बेस है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर एसिड बेस है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो एसिड का H+ और बेस का OH-, ये दोनों पानी निकाल देंगे, देखिए निकल गया पानी यहाँ से, और यहाँ पर O- और Ag+, तो देखिए O- और Ag+ यहाँ पर आ गया, ये आपके सामने। जैसे इस पर O- आएगा तो बेटे देखो यहाँ पर अब दूसरा क्या था, Br2 था, है ना, Br2CCl4 था ना बेटे, सेकंड में जो था वो Br2CCl4 था। ये आपका नॉन पोलर है, ये आपका पोलर है, तो आपको पता है ना डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन होगा, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन को रिपल करेगा, इस ब्रोमीन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपल कराएगा तो यहाँ पार्शियल माइनस यहाँ पार्शियल प्लस आएगा, और रिपल कराएगा तो ये बॉन्ड होगा टूट जाएगा, तो यहाँ पर एक Br+ जनरेट होगा और एक Br- जनरेट होगा। Br+ यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये Br+ बनेगा बेटे यहाँ पे अटैक कर देगा, देखिए OBr बन गया, और Ag+ और Br- से आपका AgBr का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। कहानी समझ में आ जाती है आपको। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं इसको लेके, जब आप इसको लेके आगे बढ़ोगे तो देखो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन होगा बेटे, और यहाँ पर अगर आप हीट करोगे तो बेटा क्या होगा, यहाँ पर होमोलाइटिक फिजन होगा, देखिए ये यहाँ से टूट जाएगा और ये फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा इस तरह से, और देखिए Br आपका बाहर हो गया, राइट। और उसके बाद जैसे Br यहाँ पर बाहर होता है, सुनिए ध्यान से, तो बेटा देखो यहाँ पर ये बना, इसके बाद यहाँ पर होमोलाइसिस होगा बेटा, यहाँ से R रेडिकल बन जाएगा और ये CO2 गैस बाहर हो जाएगी, देखिए तो CO2 गैस बाहर हो गई, AgBr का प्रेसिपिटेट बन गया। अब ये जो Br है और ये जो R बना है, ये दोनों बेटा आपस में कंबाइन हो जाएंगे और देखो यहाँ पर RBr बन जाएगा, तो इसका ये वाला जो कार्बन था वो किसके फॉर्म में बाहर निकल गया, CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया, तो बेटा एक कम कार्बन का बनेगा कि नहीं बनेगा प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उस ये एक कार्बन गायब हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है बेटे, सो एक कम कार्बन का बनेगा। बहुत प्यारी मैकेनिज्म थी, बहुत सिंपल मैकेनिज्म थी, आपके सामने रखा बेटा मैंने, और आपने शायद इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ भी लिया। चलिए बहुत तगड़ी बात हो जाती है बेटे ये। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने Br2H किया तो बेटा ब्रोमिनेशन तो आपको मैं तगड़े से बता ही चुका हूँ, सिलेक्टिव होता है, हायर डिग्री तो हर जगह 2 डिग्री सेम डिग्री का है, तो एक जगह से H निकल के Br लग जाएगा, तो देखिए Br लग गया।
केसियन कराया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, केसियन कराया अगर तो क्या हो जाएगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। इसका केसियन कराया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। ये बी आर यहाँ से निकलेगा, देखो माइनस है प्लस, और यहाँ पर प्लस और ये माइनस, ये बी आर लीव करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर जाएगा, सी एन बन जाएगा। अब इसके बाद आपको पता है कि सी एन का हाइड्रोलाइसिस कराने से, सी एन का हाइड्रोलाइसिस कराने से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, COOH बनता है। तो देखिए यहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस कराया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर अभी आपने देखो बेटा बात किया ना हंसडिकर रिएक्शन की, तो AgOH क्या करेगा, इसको CO2 के फॉर्म में बाहर निकाल देगा, राइट बेटे, और ये AgOH है ना बेटे, तो H माइनस और H प्लस पहले तो पानी निकाल देगा, फिर CO2 का फॉर्म बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे ये रेडिकल बनेगा, यहाँ पर आपका ये रेडिकल बनेगा, समझ रहे हो बेटे, याद करो मैकेनिज्म, और ये रेडिकल बनेगा और ये Br के साथ, Br रेडिकल जो बनेगा उसके साथ Br यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा, और जब Na ड्राई ईथर करेंगे बेटा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। Na ड्राई ईथर करने से क्या होगा, ये रेडिकल यहाँ से फिर से ये रेडिकल बनेगा, और रेडिकल जो बनेगा इस तरह से कॉम्बिनेशन करके आपका ये वुड्स रिएक्शन यहाँ पर दे देगा। तो इस तरह से आप देखें ए से लेकर आप ई तक पहुँच गए। अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको ऐसे क्वेश्चन को एक बार आप क्या करो बेटा, पॉज करके ट्राई किया करो। देखो ये सारी चीज़ें कराई हुई हैं, तो आपको देखो बहुत आसान तरीके से आप इन सबको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आप पॉज करके ट्राई करना, आप खुद ट्राई करो बेटा एक बार, और उसके बाद फिर मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए, तो आई होप बेटा आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए मैं आप डिस्कस करता हूँ। NBS क्या है बेटा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। तो यहाँ पर जो फ्री, यहाँ पर H है, यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनेगा, ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो ये एलाइलिक हाइड्रोजन है आपके पास है, तो क्या होगा, यहाँ पर H हटेगा, यहाँ Br आ जाएगा। NBS देखिए A बन गया। एक्वस KOH किया आपने तो भैया SN रिएक्शन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन, ये OH माइनस, यहाँ Br हटेगा, यहाँ OH आ जाएगा, B बन गया, देखिए B बन गया। अब A में जाते हैं। ए में एक आपने क्या किया, केसियन डाला। जैसे केसियन डालोगे बेटा C सब्स्टिट्यूशन देगा, Br को हटाएगा, CN लग जाएगा। हाइड्रोलाइसिस कराओगे इसका COH हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस कराओगे COH हो जाएगा। फिर AgOH Br2 करा रहे हो, मतलब हुंसडेकर रिएक्शन करा रहे हो, तो भैया सिंपल क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, जहाँ पर COH है उसको हटाओ, Br को लगाओ, जहाँ पर COH है उसको हटाओ, Br को लगाओ। ये तो करे थे अभी हुंसडेकर में, तो COH को हटाओ और वहीं पे Br को लगाओ, ये लग गया। और बेटा ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया E, ये आपका क्या बन गया, E प्रोडक्ट बन गया। ये लीजिए आप, मजा आ रही है बेटे, मजा आ रही है क्वेश्चंस में। चलिए अब इसकी बात करते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें, अच्छी बता रहा हूँ बेटा, जब हम Cl2 हीट की बात करते हैं, ध्यान की, हालांकि ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, या Cl2 हाई टेम्परेचर की बात करते हैं, या Cl2 500 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, तो बेटा ये NBS की तरह काम करने लगता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ये भी देने लगता है, तो गिव्स फ्री रेडिकल एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन लाइक NBS। तो कुछ नहीं करना बेटा, बताओ, अगर आप Cl2 हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हो, समझिएगा बात, Cl2 हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हो अगर आप, तो इसको मैं एक सेकंड हटा दूं, देखिए जरा सा, अगर आप बेटा Cl2 हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हो तो क्या होगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन NBS की तरह का। तो देखो एलाइलिक कैसे, ये देखो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सिंगल सिंगल डबल, एलाइलिक फॉर्म है, तो H निकलेगा, फ्री रेडिकल आएगा, और यहाँ पर Cl2 से Cl रेडिकल यहाँ पर अटैक करेगा, जैसे आप NBS में कराते थे, तो यहाँ पर Cl आ गया। सो हियर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बिकॉज हाई टेम्परेचर एट एलाइलिक पोजीशन, बता चुका ऑलरेडी। अच्छा Cl2 जब आप केवल कर रहे हो तो NCC नॉन क्लासिकल मैकेनिज्म देगा, समझो कैसे बना था, याद करो आप, है ना, एडिशन ऑफ हेलोजन ऑन अल्कीन, कुछ ये ऐसे था। अब ये आपका इस तरह से अगर आप याद करो, मैंने आपको बता रखा है बहुत डिटेल में, यहाँ पर Cl प्लस ऐसे जाके फंस जाता है, तो ये Cl प्लस और एक Cl माइनस, उसका ये Cl माइनस के बैक साइड से यहाँ पे अटैक करता है मोर स्टेबल का आपका टाइम पे, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आता है, तो यहाँ पे Cl लग जाएगा, ये टूट गया, तो यहाँ पे एक Cl, ये देखिए आपका, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक, चूंकि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, क्या किसने अटैक किया बेटा, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, देखो सबसे पहले Cl प्लस ने अटैक किया, सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दैट इज एंटी एडिशन। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है और ये आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पर इसने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दिया, यहाँ पर इसने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिया, और ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, ये ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है बेटे, ये ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है बेटे। चलिए आगे बात करते हैं। NBS लिया, एलाइलिक पोजीशन बेटा, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर सिमेट्रिकल है कहीं भी, तो H हटाओ, Br लगाओ, आ गया। Br2CCl4 किया, अरे भाई साहब, तो Br2CCl4 किया, तो आपको पता है बेटा NCC मैकेनिज्म देगा, और एंटी एडिशन होगा। एंटी एडिशन का मतलब क्या कि ऐसे टूटेगा, एक ब्रोमीन अगर डार्क है तो दूसरा ब्रोमीन ब्रोकन पे आएगा, देखिए, और उसी का मिरर इमेज बन जाएगा, उसी का मिरर, तो पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स मिलेंगे आपको, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स मिलेंगे। अब देखो दूसरा क्या, Cl2 500, अरे भाई साहब जस्ट लाइक NBS, यहाँ पर Br आ रहा था, यहाँ पर Cl2 है, तो यहाँ पर Cl आ जाएगा, आ गया देखिए Cl2, तो
Cl2, जैसे कि आपने Br2CCl4 किया वैसे Cl2 है, तो Cl2 मीटर क्या होगा, ये टूटेगा, वही सेम मैकेनिज्म, एंटी एडिशन होगा। तो यहाँ पर एंटी एडिशन ऑफ हेलोजिनेशन है ना, तो पता है डिटेल में बहुत अच्छे से मैकेनिज्म में बता चुका हूँ। तो देखो अगर एक डार्क है दूसरा ब्रोकन होगा एक्सक्यूज में, और उसी का मिरर इमेज बन जाएगा पेयर ऑफ एनहांसियर्स या फिर एसपी मिक्सचर बन जाएगा। चलिए, तो ये सारी चीज़ देखो बेटा की हुई, तो कितना मज़ा आ रहा होगा आपको करने में, कितना आनंद आ रहा होगा, मतलब मस्त और ज़बरदस्त चीज़ें एकदम गर्दा तरीके से आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बेटे समझ में आ रही होंगी, समझ में आ रही होंगी बेटे। अब बहुत अच्छी रिएक्शन देखो, जैसे मैंने कहा था ना अभी आपको, जब मैंने स्टिकर बताया था, जब बात कर रहे थे यहाँ पर, तो हमने कहा था कि भाई इसमें आपको Br2CCl4 या फिर आपका Cl2CCl4 ले सकते हो, I2CCl4 नहीं ले सकते। तो I2CCl4 क्या करेगा उसकी बात करते हैं। तो सो दिस इज बर्न बॉम सिमोनी रिएक्शन। तो सिमोनी रिएक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म सिमोनी रिएक्शन बोलते हैं। सिमोनी रिएक्शन बेटा देखो क्या होता है, जरा समझिएगा। आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, एक्सेस में होता है, और I2CCl4 ले लो। दोनों का रेशियो क्या होता है कि अगर ये 2 मालिक्यूल हैं तो आयोडीन का 1 मालिक्यूल होता है, 2:1 के रेशियो में होता है। अभी समझाता हूँ। तो इस केस में क्या होता है बेटा कि जो RCOO है ना ऐसे, और ये वाला जो R है यहाँ पे लग जाता है ऐसे, और ईस्टर बन जाता है। कैसे? R C डबल बॉन्ड O और O, और बेटा ये वाला R यहाँ भी आ जाता है, और ये क्या बन जाता है, ईस्टर बन जाता है। ये आपका मेजर होता है, और प्लस बेटा Ag और I, AgI का प्रेसिपिटेट बनाता है। यहाँ पर Br2CCl4 की बात नहीं करते हैं। जब हम I2CCl4 को हम यहाँ पर सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ I2CCl4, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमोनी रिएक्शन बोलते हैं, बर्न बॉम सिमोनी रिएक्शन बोलते हैं। मैकेनिज्म पे आते हैं, तो देखिए जरा मैकेनिज्म क्या है बेटे इसका, बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा बात को। अब पास RCOOAg था बेटे, Ag था, तो Ag पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है। I2 लेके आए, तो अब इसी बात है बेटा, क्या करेगा, ये आपका नॉन पोलर होता है और ये पोलर है, तो यहाँ पर डाइपोल है, और यहाँ पर क्या है देखो यहाँ पर, या फिर आयन की बात करो तो आयन इंड्यूस डाइपोल हो सकता है। ये क्या हो सकता है, आयन इंड्यूस डाइपोल। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपल कराएगा, तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा तो I+ यहाँ पर अटैक कर जाएगा, और देखिए OI आ गया, बॉन्ड टूटा तो ये प्लस और ये माइनस, तो Ag और I मिलकर AgI का प्रेसिपिटेट बना दिया। चलिए अब आगे बात करें। हाँ, बट इसके कितने मॉलिक्यूल्स लेने थे, मोल लेने थे, 2 मोल लेने थे। अभी हम 1 मोल लेके चल रहे हैं, समझिएगा। जैसे ये बना बेटा, तो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन होगा, यहाँ पर हीट करेंगे तो फिर रेडिकल एकदम उसी की तरह मैकेनिज्म चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बिल्कुल बेटा। यहाँ से I बाहर हो जाएगा, I बाहर हो गया, फिर यहाँ से टूट जाएगा, और यहाँ पर देखो CO2 बना देगा, और यहाँ पर R रेडिकल बन गया। R रेडिकल इस I के साथ कंबाइन होकर RI बना देगा। यहाँ तक तो आप बिल्कुल सेम रिएक्शन लेके चले बेटे, हंस-डेकर रिएक्शन की तरह एकदम आगे बढ़े आप, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम सेम चले। अब डिफरेंस क्या है सिमोनी और इसमें, तो यहाँ तक तो आपका अगर हंस-डेकर होता तो ये होता, बट आयोडीन लियो तो आगे अब क्या करने वाला है देखिए वो। तो जैसे RI बनेगा बेटे, तो अब हम RCOAg का अनदर मालिक्यूल लेंगे, एक मालिक्यूल थे दूसरा मालिक्यूल लेंगे, और यहाँ पर पता है बेटा O- Ag प्लस है, O- Ag प्लस है, और RI में ये देखो प्लस और ये माइनस है, कुछ नहीं, सिंपल सब्स्टिट्यूशन होगा, तो O- पर ये R+ यहाँ अटैक कर देगा, और I के साथ AgI बना देगा। देखिए AgI का प्रेसिपिटेट बन गया, और देखिए बेटा यहाँ पर ये R यहाँ पर चला गया कि नहीं, तो ये उसका ईस्टर बन जाता है, दिस इज ईस्टर फॉर्मेशन। तो सिमोनी रिएक्शन से क्या बनता है बेटा, ईस्टर बनता है, और हंस-डेकर से क्या होता है, अल्काइल हाइलाइट बनता है, RX बनता है, जहाँ पर X क्या हो सकता है, आपका क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है हंस-डेकर में। और यहाँ पर जो आपका ईस्टर बनेगा, तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, I2CCl4 लेना है। तो आई होप बेटा आपको ये बात भी समझ में आ जाती होगी, आपको ये बात भी समझ में आ जाती होगी बेटे। बताओ कहानी क्लियर है क्या यहाँ तक, बिल्कुल अच्छे से आपको सारी चीज़ें बेटे बढ़िया तरीके से समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो हमने हिंस-डेकर रिएक्शन की बात कर ली, ठीक है, सिमोनी रिएक्शन की बात कर ली, रीड्स रिएक्शन की बात कर ली, पिनोकुल फॉर्मेशन की बात कर ली तगड़े से। अब कुछ रिएक्शंस हैं बेटे, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम डिफरेंट रिएजेंट। अल्केन के फॉर्मेशन की बात भी कर लेते हैं बेटा, कुछ डिफरेंट रिएजेंट हैं उनके बेसिस पे, और उसके बाद फिर बात करते हैं सोडा लाइम प्रोसेस की, जो कि एकदम तगड़ा और मस्त। तो हर चीज़ को समझते जाइए, चीज़ों को एकदम आसान बनाता चला जा रहा हूँ बेटे, और बहुत तगड़े से इंजॉय करिए बेटे, ओके। अब देखते हैं बेटे कि कैसे फॉर्मेशन होगा अल्केन का फ्रॉम डिफरेंट रिएजेंट। देखिए सबसे पहली बात अगर हम करें बेटे यहाँ पर, तो देखिए RX से इसका हम जिंक HCl से रिएक्शन करा दें, या जिंक अल्कोहल से करा दें, या जिंक एसिड से या एसिटिक एसिड से करा दें, यानी जिंक एसिड या जिंक अल्कोहल से अगर हम रिएक्शन करा दें, तो ये अल्काइल हैलाइड अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अल्केन फ्रॉम RX से हम क्या बना सकते हैं, अल्केन बना सकते हैं। कैसे, देखिए मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। जिंक है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए RX है, RX बेटा, RX का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से X- अलग हो जाएगा, और ये R+, ये R+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर 2 माइनस चार्ज आएगा, 1 प्लस और माइनस न्यूट्रलाइट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, R- बचेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग R- पे पहुँच गए, ओके। जैसे R- बना बेटा, अब ये एसिड है, तो एसिड में क्या होगा, O पर माइनस और H पर प्लस, ये H+ यहाँ अटैक कर जाएगा, और बेटा क्या बना देगा, RH बना देगा। मान लो यहाँ पर अल्कोहल होता है, जैसे आप अल्कोहल की बात कर रहे हो, तो C2
H5OH, ये माइनस और ये प्लस, अल्कोहल का ये H प्लस यहाँ अटैक कर जाता है और ये RH बना देता है। तो देखो डिटेल मैकेनिज्म भी हो गया। तो किस तरह से हम लोग अल्केन बना सकते हैं फ्रॉम RX यूजिंग जिंक एसिड या फिर जिंक अल्कोहल। चलिए ये बात भी आपको समझ में आ जाती है। आगे बात करते हैं। हमें फिर RX से RH बनाना है, हमें फिर से अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाना है। हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ कर सकते हैं, LH का यूज़ कर सकते हैं, और हम SBH का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बेटे, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का बहुत डिटेल लेक्चर मैंने ऑलरेडी दे रखा, वो भी एक नहीं 3 लेक्चर्स पर दे रखे, और भी काफ़ी लंबे 1.5-2 घंटे के लेक्चर्स हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, ऑर्गेनिक रिएजेंट एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के L1 से L3 3 लेक्चर है, आप तीनों डिटेल में देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से हमने बता रखा है। और यहाँ पर एक हमने ये भी बताया था आपको, एक और आपका प्लेलिस्ट होगा यहाँ पर, ऑर्गेनिक रिएजेंट एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप जाएंगे। सो है रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वन शॉट। इसका लेक्चर भी मैंने डाल रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं बेटे। तो ये प्लेलिस्ट यहाँ से भी आप जा सकते हैं। राइट, रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वन शॉट, यहाँ से भी देख सकते हैं। और डिटेल और देखना चाहते हैं तो यहाँ से। इसका क्या है, मैंने वहाँ भी बता रखा है, यहाँ भी बता देता हूँ। ये क्या करता है बेटे, LH की बात करें हम, तो ये 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को RH में कन्वर्ट करता है। बट अगर 3 डिग्री हुआ तो वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन देकर उसको अल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। सो LH कन्वर्ट्स 1 डिग्री 2 डिग्री RH इंटू अल्कीन, बट इन केस ऑफ 3 डिग्री RH वो अल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर 3 डिग्री है तो बीटा एलिमिनेशन हो जाता है, यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से हाइड्रोजन निकल के डबल बॉन्ड आ जाता है। बट अगर 1 डिग्री है या 2 डिग्री है तो सीधे सीधे Br हटेगा और यहाँ से H आ जाता है बेटे, और ये आपका अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री को ये अल्केन में, ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बेटे। और 3 डिग्री को ये किसमें, अल्केन में ड्यूरिंग एलिमिनेशन ये कन्वर्ट कर देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू। तो ये आपका ये हो गया राइट। दूसरा अगर हम बात करें बेटा NaBH4 की, तो NaBH4 क्या करता है बेटा, 1 डिग्री RX को अल्केन में रिड्यूस नहीं कर पाता है, बट ये 2 डिग्री या 3 डिग्री RX को अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। इसके लिए भी वही आपका, आप ये 1 शॉट वाला भी देख सकते हो, वहाँ पर भी मैंने SPH बता रखा है। आप यहाँ पर जाओ 1 शॉट वाला देख लो, वहाँ पर SPH का भी मैंने बता रखा है। और या फिर और डिटेल में आप देखना चाहते हो तो बेटा प्लेलिस्ट में जाए, ऑर्गेनिक रिएजेंट एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप सोडियम बोरोहाइड्रेट को देखें। इसका लेक्चर बहुत डिटेल लेक्चर आपका वहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है। तो और भी जो फंक्शंस हैं वो सारी चीज़ें, चूँकि हम यहाँ पर अल्केन की बात करें इसलिए हम यहाँ पर अल्केन को ही ले रहे हैं, ओके। तो आप वहाँ से और डिटेल में देख सकते हैं, और इन सब का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो या फिर आप सर्च भी कर सकते हो, ओके। तो जैसे कि मैंने बताया बेटा, तो अगर 1 डिग्री है तो करेगा ही नहीं, बट अगर 2 डिग्री है तो 2 डिग्री में ये यहाँ से Br हटेगा, H आ जाएगा, देखिए अल्केन बन गया। 3 डिग्री है तो 3 डिग्री को भी है यहाँ पर H लगा देगा, देखिए H लगा दिया। तो ये 2 डिग्री और 3 डिग्री को अल्केन में कन्वर्ट करता है, बट ये 1 डिग्री RX को अल्केन में कन्वर्ट नहीं करता है। तो देखिए आपने आराम से कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही बेटा एक और रिएजेंट होता है ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, या फिर ट्राइफिनाइल स्टेनस हाइड्राइड, या फिर टर्सरी है ना, देखो ट्राई या फिर टर्सरी ब्यूटॉक्साइड टिन हाइड्राइड, राइट बेटे। तो ये जो भी होता है बेटा, दिस कन्वर्ट्स ऑल, ये हर तरह के, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे आपका 2 डिग्री हो, चाहे आपका 3 डिग्री हो, है ना। सो दैट कन्वर्ट्स ऑल टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड टू करिस्पॉन्डिंग अल्केन। तो इस तरह के अगर आपको रिएजेंट अगर आपको दिख जाते हैं तो आप अल्काइल हैलाइड को सीधे सीधे किस में कन्वर्ट कर सकते हो, RH में, जैसे है ना, बस X को हटाना है और वहाँ पर H लगा देना है, राइट, सिंपल। तो ये देखिए मैंने बताया किस तरह से आप कैसे कैसे ये सारी चीज़ें बना सकते हो। चल, ये कुछ रिएक्शंस थी जहाँ पर आप अल्केन को बना सकते थे यूजिंग दिस रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं बट बेटा मोटी बातें हैं जो आपको बहुत काम आ सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं बेटा हम लोग सोडा लाइम प्रोसेस। दैट सोडा लाइम प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस को ही हम लोग सोडा लाइम प्रोसेस बोलते हैं। समझते हैं बहुत डिटेल में बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक एक चीज़ चुन चुन के सब कुछ बताऊंगा, बस आप ध्यान से देखते चले जाना, ओके बेटा। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें कि सोडा लाइम प्रोसेस होता क्या है, तो हम लोग बेटा क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उसका रिएक्शन NaOH कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं और हीट करते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, ये पूरा पार्ट यहाँ से गायब होकर यहाँ पर RH बन जाता है, या ऐसे कह सकते हो कि यहाँ से CO2 निकाल दो तो क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा। डिटेल मैकेनिज्म सब कुछ देखेंगे।
तो ये आपका सोडालाइम प्रोसेस है। दिस इज डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट बेटे। तो यहाँ से क्या होता है, CO2 निकला और देखो यहाँ पर RH बना। अब ये कैसे बनता है, क्या इसका मैकेनिज्म है, चलो इस बात को समझते हैं बढ़िया तरीके से। देखिए ये आपका एसिड है बेटे, यहाँ पर NaOH, तो NaOH बेटा आपका बेस होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एसिड बेस मिल गया तो सबसे पहला काम तो एसिड बेस रिएक्शन होना है बेटे। क्या हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन होना है बेटे। तो अब इस केस में क्या होगा बेटा कि H+ और इसका OH- पानी निकाल देगा, निकाल दिया, O- यहाँ पर बचा और यहाँ पर Na+, तो ये आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसका मतलब RCO- है, RCOO- है, ये एनायन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, चूंकि ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन हो रही है, सो दैट रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल होती है। बाकी का कोई भी कॉम्बिनेशन एसिड बेस का वो रिवर्सिबल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत डिटेल में ये चीज़ डिस्कस की जाती है, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब इसके बाद देखो क्या होगा बेटे, जैसे यहाँ पर ये आपका एनायन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना, तो यहाँ पर देखिए ये आपका माइनस है, ऊपर माइनस है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा R के, और ये ऐसे बॉन्ड टूटेगा, R- जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, और ये प्लस माइनस बॉन्ड बना के देखो CO2 बना देगा। देखिए C डबल बॉन्ड पहले से था और यहाँ पर प्लस माइनस से एक बॉन्ड और बन जाएगा, CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और यहाँ पर कार्बोनाइन बन जाएगा। अब सोचो बेटा, चूंकि CO2 गैस यहाँ पर रिलीज हो जा रही है, गैस बाहर निकल जा रही है, तो रिएक्शन में कार्बोनाइन का यील्ड भी अच्छा होगा। और चूंकि यहाँ पर आप बॉन्ड तोड़ रहे हो बेटे, बॉन्ड तोड़ रहे हो तो थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा, क्योंकि ये तो बहुत फास्ट प्रोसेस होने वाला है। क्यों फास्ट होने वाला है बेटा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है, दिस विल बी स्लो। इन तीनों में सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस आपका ये होगा, राइट। अच्छा, ये वाला भी थोड़ा फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आपका स्टेबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये आपका स्लो प्रोसेस होगा या स्लोवेस्ट होगा, यही आपका रेट डिटरमाइनिंग प्रोसेस होगा, और यहीं पर आपका कार्बोनाइन बना है। सो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन इज आरडीएस फॉर डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और फॉर सोडालाइम प्रोसेस। इस चीज़ को ध्यान रखना, मार्क रखना इस चीज़ को। यानी कि सब रेट किस पर डिपेंड करने वाला है, आप कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करने वाला है, जो भी रेट वगैरह होगा सब कुछ, क्योंकि यही आपका आरडीएस है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अब कार्बोनाइन बना है तो इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी कम ऐसे रिएक्शंस हैं जहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोनाइन बनता है। मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी कम रिएक्शंस आपको मिलती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोनाइन बनता है। अगर आप ध्यान करो तो हमने E1CB भी डिस्कस किया था, और E1CB में भी जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा था वो कार्बोनाइन बन रहा था। और अभी तक जितना हमने मैक्सिमम केसेस डिस्कस किया, यहाँ पर या तो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बन रहा था या फिर इंटरमीडिएट कार्बोनाइन बन रहा था, जहाँ पर NCC भी बन रहा था, नॉन क्लासिकल और क्लासिकल भी बन रहा था। कार्बोनाइन के हम लोग और भी आगे बहुत चीज़ें डिस्कस करेंगे, और भी जो रिएक्शन पर बेस्ड है वो भी बात करेंगे, और भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आपको बेंजाइन है, नाइट्रीन है ना, वो सब भी डिस्कस होंगे बेटे। ओके, तो ये बात तो आपको समझ में आ जाती है। फिर जैसे ही अब देखो यहाँ पर पानी तो बन गया था बेटा, अब ये R- क्या करेगा, इस पानी के साथ यहाँ से H+ ले लेगा और यहाँ पर RH बना देगा और OH- निकल जाएगा, तो ये भी देखिए आपका अल्केन बन गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ये आती है बेटा कि जो आपका CO2 गैस है, अगर इसको स्केप आउट ना करा दें, मान लो सिस्टम के अंदर ही अगर ये रह जाए तो क्या होगा। अब ये क्या होगा जरा समझते हैं बात को। देखिए बेटा, ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये CO2 है, तो ये जो CO2 आपको नजर आ रही है बेटे, देखो यहाँ पर है ना, ये R- यहाँ पे अटैक करेगा इस पाई बॉन्ड, समझिएगा, ऐसे टूटेगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पे प्लस आएगा, ऐसे तोड़ सकते हो, या फिर इसको ऐसे तोड़ सकते हो, यहाँ पर माइनस यहाँ पे प्लस आएगा, जैसे यहाँ पे प्लस आएगा ये R यहाँ ऐड हो जाएगा। R ऐड होने का मतलब जरा देखिएगा, O⋅C, और देखो यहाँ पर R आ गया, और बेटा ये आपका O-, बात समझ रहे हो। तो RC⋅O, O-, मतलब ये ऐसा नहीं लिखोगे, जरा देखिए RC⋅O, O-, अरे भाई साहब, इसका मतलब अगर ये CO2 बाहर नहीं निकलेगा तो बेटा ये R- इस CO2 के साथ रिएक्ट करके देखो वापस ये रिएक्टेंट बना दिया। ओहो, देखो ये तो यार CO-, मतलब दिस रिएक्शन विल शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब बेटा वापस रिएक्टेंट बन जाएगा, प्रोडक्ट तो खाक बनेगा। तो अगर ये CO2 सिस्टम से बाहर नहीं की जाएगी तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा बेटा, प्रोडक्ट की यील्ड बहुत ही कम हो जाएगी, रिएक्शन ऑलमोस्ट शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन। तो वापस ये रिएक्टेंट यहां पर आ जाओगे आप, और हमें क्या करना है, हमें तो आगे बढ़ना है बेटे, हमें फॉरवर्ड ले जाना है। तो अगर हम इसको कंज्यूम करा दें किसी तरह से, इसको यहाँ से हटा दें या कंज्यूम करा दें किसी भी तरह से, तो बेटा क्या होगा कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ये हटेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और यील्ड ज़्यादा होगा। तो इसको कंज्यूम कैसे करा सकते हैं, तो उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है बेटे कि ये जो आपका CO2 है, इस CO2 और आपका देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड पड़ा हुआ है बेटे, इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके देखो ये क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, दैट विल बी सेटल्ड डाउन। तो ये कंज्यूम होता जाएगा बेटे, और रिएक्शन शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, और बहुत अच्छे से हमें कार्बोनाइन रिएक्शन रेट मिलता जाएगा, और वहाँ से फिर ये R- क्या करेगा बेटा, इस H+ के साथ रिएक्ट करके RH बना देगा और OH- से यहाँ पर बाहर हो जाएगा।
बात समझ रहे हो बेटे? तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैल्शियम ऑक्साइड का लॉजिक भी समझ में आया होगा। कैल्शियम ऑक्साइड का एक मेन और इंपॉर्टेंट रोल और भी है। एक्चुअली ये कैल्शियम ऑक्साइड बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्राई करता है। अब कैसे करेगा वो बात भी समझेंगे हम लोग, बट ये बात समझ में आई कि बेटा अगर CO2 को यहाँ से सिस्टम से अलग न किया गया है ना, तो फिर उस केस में क्या हो सकता है? एक तो ये भी हो सकता है कि सिस्टम ओपन हो और यहाँ से इसको भी स्केप आउट करा दे, बट उसमें ये भी है ना कि अल्केन बनेगा और ये भी गैस है तो ये भी स्केप आउट हो जाएगा। तो हर चीज़ को ध्यान रखना होगा, इसलिए हम यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को डाल के रखते हैं और सिस्टम को क्लोज करके रखते हैं। तो क्या करता है कि इसको एब्जॉर्ब करके कैल्शियम कार्बोनेट नीचे सेटल डाउन कर देता है और आगे हम ये गैस अल्केन गैस, अगर गैसेस फॉर्म में हमें अल्केन मिला तो फिर वो हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज CO2 के साथ ये भी बाहर निकल जाएगी। ओके, ये बात समझ लो। तो देखो हर चीज़ को बेटा फील करना है, फील करते हुए आगे बढ़ना है, तो चीज़ें आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो देखो वही लिखा, CO2 मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन। तो कैल्शियम ऑक्साइड CO2 रिएक्शन को कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सो हियर CO2 इज रिमूव्ड एंड इफ CO2 इज नॉट रिमूव्ड, अगर रिमूव नहीं होता तो अभी मैंने आपको बताया कि R- इसके साथ रिएक्ट कर जाके और ये बेटा आपका ये कार्बोक्सिलेट आयन बना देता, राइट, ये फॉर्म हो जाता एंड रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड विल गेट रिएक्टेंट नॉट प्रोडक्ट। हमें रिएक्टेंट मिलता, प्रोडक्ट नहीं मिलता। ये लॉजिक समझ में आता है बेटे यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया तरीके से? चलिए थोड़ा सा आगे बात करें अगर हम, तो वही चीज़ है। देखो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड था बेटे, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड हीट किया आपने तो अल्केन बन गया। तो पहले स्टेप में और सेकंड स्टेप एक साथ मैंने लिखा है यहाँ पर, मतलब वही चीज़ है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ जस्ट एक बार कि यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये माइनस है यहाँ प्लस, यहाँ पर Na प्लस आ जाएगा। देखिए सोडियम सॉल्ट बन गया, RCO माइनस बन गया। फिर ये तो आपका रिमेनिंग स्टेप था, RDS था, यहाँ से CO2 निकल जाएगा, R माइनस कार्बन आयन बन जाएगा। फिर R माइनस क्या करेगा बेटा, यहाँ पर देखो R माइनस पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, अल्केन बना देगा। चूंकि RDS आपका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन आयन, तो इसका मतलब जो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। जितना ज्यादा कार्बन आयन स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा उसका रेट होगा। अगर एक रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो और भी अच्छी बात हो जाएगी, रेट और भी ज़्यादा होगा, वो देखेंगे आगे एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात करें तो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अच्छा अब जरा देखिए, मान लो बेटा आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अल्टीमेटली इसमें हो क्या रहा है अगर हम इसको एक लाइन में देखें तो क्या बेटा यहाँ से CO2 निकल जा रहा है, जरा समझना। अगर हम थोड़ा सा डायरेक्ट और देखें अगर तो जरा ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा। यहाँ से CO2 निकल जा रहा है क्या बेटे, और एक कार्बन आयन बन रहा है। मतलब ये सोचो, आप थोड़ा सा ऐसे फील करना कि मान लो कोई भी एसिड अगर हो इस तरह का, उसमें अगर आप NaOH कैल्शियम ऑक्साइड डालो, देखो कैसे फील करना, थोड़ा समझना, उसको हीट करो तो बेटा यहाँ से CO2 निकल जा रहा है और ये कार्बन आयन बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है और ये RH बना देता है। मतलब समझने के लिए आप ऐसे समझो, समझने जस्ट फॉर अंडरस्टैंड कि रिएक्शन प्रोडक्ट कैसे बने, कि CO2 हटाओ यहाँ से और देखो RH बच। बट अगर आप थोड़ा सा मैकेनिज्म को भी ध्यान में रखना चाहते हो और रखना भी पड़ेगा अच्छी चीज़ों के लिए, तो यहाँ से हटेगा, जिस कार्बन से CO ग्रुप डायरेक्ट लगा है वो हटेगा और उस पर कार्बन आयन बनेगा, उस पर कार्बन आयन बनेगा। जैसे भाई यही तो हो रहा है, अरे जनाब यही तो हो रहा है, देखिए ना आप, देखिए मैं दिखाता हूँ, यही तो हो रहा है ना। देखो बेटा, देखो R इस CO वाले ग्रुप से जुड़ा हुआ है ना, R देखो R ये यहाँ से हटेगा और R पे ही तो माइनस है। देखो इस चीज़ को समझना है, छोटी सी बात है, बहुत मोटी बात है, लेकिन ये समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या होगा बेटा, जैसे अब देखो यहाँ पर CO है तो बेटा इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर कार्बन आयन बनेगा, और जैसे कार्बन आयन बनेगा तो जो पानी था, एक्चुअली पानी से आता है, माइनस यहाँ प्लस ये H प्लस यहाँ अटैक कर देगा और देखिए यहाँ पर H आ गया। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और क्या, देखो बेटा ये पहले से ही कायरल सेंटर है, जहाँ पे कार्बन आयन के चांस हैं उस पर्टिकुलर कार्बन पे ही कायरल सेंटर है, और वही पर्टिकुलर सेंटर फिर से कायरल सेंटर हो गया। मतलब एक कायरल सेंटर फिर से जनरेट हुआ हाइड्रोजन के साथ, बट उसी सेंटर पे जनरेट हुआ जहाँ पे कार्बन आयन बना हुआ था। और चूंकि कायरल सेंटर है तो बेटा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा पेयर ऑफ इनैंशियोमर। अब आप बोलोगे सर ये पेयर ऑफ इनैंशियोमर कैसे हुआ ही सर, यहाँ कार्बन आयन बना, यहाँ पर HI अटैक कर गया, तो सर एक ही कंपाउंड तो बना, पेयर कहाँ से बन जाएगा यहाँ पे, पेयर कहाँ से बन जाएगा भाई, पेयर कहाँ से बन जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा, फिर पानी से H यहाँ पे अटैक कर देगा सर ये, और देखो ये यहाँ पर H लग गया, तो सर ये पेयर ऑफ इनैंशियोमर कहाँ से बन गया, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ आप बोल क्या रहे हैं, वाई। तो हमें इस वाई का जवाब चाहिए। सो डेयरी मिल्क, थोड़ा सा इंतजार करें, बहुत तगड़े से आपको समझाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा। आगे पेयर ऑफ डाइस्टियोमर्स भी बन सकते हैं, या केवल एक ही कंपाउंड भी बन सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री को बहुत तगड़े से हम डील करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री जहाँ पर आता है वहाँ पर हम लोग बहुत तगड़े से बात करते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। उसके पहले थोड़ा सा और कुछ बात कर लें, दो चीज़ें। रोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन सोडा लाइम प्रोसेस, जैसे कि एक चीज़ तो आपने देखा, पर इसका एक्चुअल रोल तो ये मैंने बताया था कि CO2 को रिमूव करने में कैल्शियम कार्बोनेट बना के यहाँ से रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने में हेल्प करते हैं, आपको ऑलरेडी बता चुका। दूसरा एक और मेन, तो कैल्शियम ऑक्साइड CO2 कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया बेटे, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा तो ये जो रिएक्शन थी आपकी ये वाली,
RCOO माइनस, समझना बेटे, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये एसिड उठा था, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और देखिए CO2 निकल गया था बाहर, और प्लस R माइनस। जैसे आप इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बना दे रहा है, CO2 यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बेटे यहाँ पर क्या हो रहा है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इसकी वजह से देखो डिक्रीज खत्म हो रहा है ना CO2, तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, कॉन्सेंट ऑफ CO2 डिक्रीजेस। सो अकॉर्डिंग टू लीच एटलियस प्रिंसिपल इट्स कॉन्सेंट्रेशन मस्ट बी इंक्रीज, इसका इंक्रीज, इसको इंक्रीज कराने के लिए, बनाने के लिए रिएक्शन शुड मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन मस्ट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और फॉरवर्ड जाएगा तो बेटा रिएक्शन उतना ही ज़्यादा आपका R माइनस बनता जाएगा, और रिएक्शन में प्रोडक्ट का yield भी उतना ही ज़्यादा होगा। यही कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, रेट ऑफ डिकार्बोजिलेशन ज़्यादा होगा, समझ गए होगे आप। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम CO2 डिक्रीजेज अकॉर्डिंग टू लीच एटलियस, हम इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाने के लिए रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इधर जाएगा, एंड रेट ऑफ डिकार्बोजिलेशन इंक्रीजेज। ओके, एक और बहुत करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जो मेन एक्सप्लेनेशन वो ये है बेटे, इसका कैल्शियम ऑक्साइड का ध्यान रखना। एक तो ठीक है ये बात है, चलेगा, बट दिस इज मोर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, ये सही है, ठीक है, बट ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। क्या, इन सोल्यूशन NaOH इज ऑल्सो प्रेजेंट, सोल्यूशन के अंदर NaOH भी है बेटा, समझना था ना। NaOH वो क्या था, ये आपके पास NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड और हीट, तो सोल्यूशन के अंदर NaOH भी है, और CO2 गैस जो बाहर आई, समझना बेटे, इन सोल्यूशन NaOH इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, समझना। तो एक्चुअली जो मोर अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन है रोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का होगा बेटा, ये होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, समझिएगा बात को ध्यान से। बहुत सारी बुक्स वगैरह में ये सब दिया रहता है, तो मैं ये चीज़ भी दिया है, ये भी दिया है, बट मुझे जो मोर अप्रोप्रिएट लगा मुझे ये लगा। अब जैसा क्वेश्चन हो उसके हिसाब से आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। सो इन सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो प्रेजेंट। भैया सोडियम ऑक्साइड क्या है, बेस है, और वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तगड़ा वाला। CO2 एसिडिक गैस है, तो क्या होगा कि ये एसिड है बेटे आपका, और ये बेस है। कैल्शियम ऑक्साइड के रेस्पेक्ट में इसका जो बेस होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा बेटे। NaOH इज मोर बेसिक, तो भैया इन दोनों के रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे ना बेटे। तो ये क्या करें, इन दोनों के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बना देगा। तो एक्चुअली बाई प्रोडक्ट में मेजर जो बनता है सोडियम कार्बोनेट बनता है, नॉट कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये ठीक है, कोई गलत नहीं बोला बेटे, दोनों एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। सो बाई प्रोडक्ट इज सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे चाहो तो आप मेजर बाई प्रोडक्ट लिख दो, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। मेजर बाई प्रोडक्ट इज सोडियम कार्बोनेट, नॉट कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब ये बताओ बेटा, इसने क्या बताया, सोडियम कैल्शियम CO2 ने NaOH के साथ रिएक्ट करके CO3 बना दिया। तो यहां पर भी CO2 कंज्यूम हुआ, तो यहां पर भी अगर CO2 कंज्यूम हुआ बेटे, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ, तो अकॉर्डिंगली इसको बढ़ाना पड़ेगा। जब बढ़ाना पड़ेगा तो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, रिएक्शन का यील्ड ज्यादा होगा, रेट ऑफ डिकार्बोजिलेशन ज्यादा होगा। ये बात आपको यहाँ से। और दूसरे क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड बेटा NaOH को ड्राई भी करता है। भाई आपके पास ये एसिड था RCOOH, तो पहले तो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड जब इसका रिएक्शन कराओगे तो बेटा वो क्या करेगा, इसका एनाइन बनाएगा। इसका एनाइन कैसे बनाएगा, RCOO माइनस, और यहाँ पर Na प्लस बनाएगा। तो इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन भी होगा, और ये सोडियम सॉल्ट बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। मतलब आपको RCO माइनस मिल रहा है, किसकी वजह से मिल रहा है, बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से मिल रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्राई भी करता है। देखिए जरा समझिए क्या मतलब है इसका। सो व्हाट इज द नीड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू बी ड्राई इफ NaOH नॉट ड्राई। तो अगर NaOH ड्राई नहीं होगा तो क्या होगा, ड्राई करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, समझ लो बेटा। तो अगर NaOH ड्राई नहीं होगा देन RCONa विल नॉट बी फॉर्म्ड। अगर बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्राई नहीं होगा तो ये RCOO जो Na है वो फॉर्म नहीं होगा। तो अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड डालोगे तो NaOH को ड्राई करेगा, और ये आपका एसिड सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका एसिड सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, बात समझ रहे हो। सो NaOH मस्ट बी ड्राई। सो इफ NaOH इज नॉट ड्राई, नो फॉर्मेशन ऑफ RCONa, इसका फॉर्मेशन ही नहीं होगा, एंड इट विल बी RCOH, RCOH ही बना रहेगा, RCOH ही बना रहेगा। बात समझ रहे हो बेटे, है ना। उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो बेटा RCOO, है ना, या फिर इतना एक्सप्लेनेशन मोर देन सफिशिएंट है। ओके, सो ये रहेगा, है ना, CO2 विल नॉट रिलीज एंड नो फॉर्मेशन ऑफ R माइनस। तो अगर ये ड्राई नहीं होगा बेटे तो ये बनेगा नहीं। जब ये बनेगा नहीं, क्योंकि ये बन रहा है तभी CO2 निकल रहा है, और तभी R माइनस बन रहा है, और जब ये बनेगा ही नहीं तो CO2 निकलेगा नहीं, R माइनस बनेगा नहीं। सो यहाँ पर NaOH को कैल्शियम ऑक्साइड ड्राई करता है, सो दैट कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सके। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड मस्ट बी ड्राई। सो जो बहुत बढ़िया तगड़ा रोल है कैल्शियम ऑक्साइड का, है ना, तो इसकी वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ड्राई होता है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इसके बाद यहाँ से CO2 निकलता है और कार्बन आयन बनता है। अगर ये ड्राई नहीं होगा तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ओके, सो दिस इज द अनदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, अब समझना जरा सा।
वो जो एग्जाम्पल लिए थे वहाँ पर हमने लिखा था ना कि पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा यहाँ पर, ये देखिए अब वाई। अब इसका जवाब ढूंढते हैं, अब इसका जवाब ढूंढते हैं और इस चीज़ को थोड़ा धैर्य से बैठे समझते हैं। जरा गौर फरमाइएगा बढ़िया से, और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद इसका वीकेएसटी भी बताऊंगा मैं आपको, सीधे स्टीरियोकेमिस्ट्री का, आप टेंशन नहीं लेना है बढ़िया तरीके से। होता क्या है बेटा, आपने अमाइन इन्वर्जन पढ़ा होगा इस तरह से, ये जाता है बीच में, ये क्या करता है, एक sp2 है ना, कुछ इस तरह इसका लोन पेयर यहाँ आ जाता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज टेंशन स्टेट बनाता है, उसके बाद ये इन्वर्ट हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो अगर लोन पेयर पे किसी को अटैक करना होगा तो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, और चूंकि इन्वर्ट हुआ तो नीचे से भी अटैक कर सकता है। आप इसको ऐसे समझो कि इसका जो टेंशन स्टेट बना बेटे ट्रायगोनल प्लानर हो गया, और अगर प्लानर हो गया तो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। ऐसे यही काम एग्जैक्टली कौन करता है, कार्बेनाइन करता है बेटे। समझिए, इसका टेंशन स्टेट आता है कुछ इस तरह से, हाइड्रोजन, और यहाँ पर इसका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनस चार्ज होगा, ये ट्रायगोनल प्लानर होगा, उसके बाद फिर ये इन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है बेटा, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट, इसके बाद ये इन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरह से। तो अब ये आप ऐसे ही कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ पे अटैक हो सकता है भाई। इसमें किस कार्बन ने H+ अटैक करा था ना फ्रॉम वाटर, तो H+ यहाँ से अटैक कर सकता है, तो बेटा ये वाला प्रोडक्ट बना लेगा। H+ नीचे से अटैक करेगा तो बेटा इस तरह से, तो अगर एक R है तो दूसरा क्या होगा, S बन जाएगा। या फिर यह प्लानर है, ट्रांजिशन स्टेट समझ सकते हो कि ऊपर से अटैक कर सकता है H+, या फिर नीचे से। भैया दो चांसेस है बेटा, दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, और अगर एक R है तो दूसरा S होगा, मीन्स चांसेस ऑफ पेयर ऑफ इनैंशियोमर, चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेयर ऑफ इनैंशियोमर। रीजन समझ में आया होगा आपको, ये रीजन है बेटे एक्चुअली में, ये रीजन एक्चुअली में है ना। तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इट फॉर्म्स रेशमिक मिक्सचर, कैसे पेयर ऑफ इनैंशियोमर, कैसे जरा समझिएगा। रीजन क्या है कि आपका यहाँ पर कार्बेनाइन का फ्लिपिंग होता है, इसको फ्लिपिंग बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं, है ना, या इसको अम्ब्रेला इफेक्ट भी बोलते हैं। तो देखो ये इन्वर्ट हो गया, कार्बन ऊपर था, नीचे हो गया। ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरह का है, मैंने बताया था कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, प्लानर होगा तो ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी अटैक हो सकता है। और ये आपका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा जहाँ पर आपका ये लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फ्लिपिंग की वजह से चांसेस ऊपर का भी H+ का अटैक करने का हो सकता है, चांसेस H+ का नीचे से भी अटैक। तो ये जो A है, हमने इसको A बोल दिया, हमने इसको B बोल दिया। H+ A में ऊपर से अटैक करेगा, B में H+ नीचे से अटैक करेगा। दो फॉर्म में बेटा, तो ऊपर से अटैक किया तो अगर R बना, तो नीचे से अटैक किया तो S बनेगा। ऑब्वियस सी बात, इन्वर्ट हुआ है तो यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज्ड पेयर ऑफ इनैंशियोमर बन सकते हैं। सो फ्लिपिंग इन्वर्जन ऑफ कार्बेनाइन लाइक इन अमाइन इन्वर्जन इन नाइट्रोजन। अच्छा, अब अमाइन इन्वर्जन यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ और अमाइन इन्वर्जन में हम लोग नाइट्रोजन की बात की थी। तो बेटा कार्बन और नाइट्रोजन, अगर आप ध्यान दो, कार्बन और नाइट्रोजन के साइज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के होते हैं। इसलिए अगर नाइट्रोजन फ्लिपिंग हो रहा है बेटा, तो यहाँ पर कार्बन में भी फ्लिपिंग हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है बेटे, समझ रहे हो। इसलिए यहाँ पर कार्बोनाइन में भी हो जाता है। तो रीजन समझा कि कार्बोनाइन में क्यों हो रहा है सर। आप तो सर हम लोग तो अमाइन इन्वर्जन पढ़े थे सर, यहाँ तो कार्बोनाइन में भी इन्वर्जन हो रहा है, तो बेटा इस वजह से हो सकता है क्योंकि इनके साइज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो यही है, बिकॉज साइज ऑफ कार्बन नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट सेम। सो फ्लिपिंग इन एन एंड कार्बोनाइन अकर्स, तो अमाइन इन्वर्जन भी हो सकता है और कार्बोनाइन में भी फ्लिपिंग हो सकता है। तो ये चीज़ मैंने समझाया कि H+ ऊपर से भी A में अटैक कर सकता है, H+ B में नीचे से अटैक कर सकता है। A और B दो फॉर्म बताए, या इसका ट्रांजिशन स्टेट भी मैंने आपको बताया बेटे, रीजन एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। सो इन A H+ कैन अटैक फ्रॉम अबव, बताया आपको। इन B H+ कैन अटैक फ्रॉम बिलो। सो इफ कायरल सेंटर ऑफ कार्बोनाइन इन प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में अगर कायरल सेंटर बन जा रहा है तो बेटा आपको क्या बनेगा, पेयर ऑफ इनैंशियोमर विल बी फॉर्म्ड ड्यू टू फ्लिपिंग ऑफ कार्बोनाइन। रीजन समझ में आया कैसे, जरा देखो, ये था CO2 निकला, यहाँ पे माइनस आया, देखिए आया। अब जैसे इस पर माइनस आएगा बेटे, तो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। बात समझ लो, मान लो ऊपर से अटैक किया तो H इधर आया, और नीचे से अटैक किया तो H के जस्ट उल्टा, मतलब एक तरफ एक बार H इधर आएगा तो दूसरे में इधर आएगा, फ्लिपिंग की वजह से इन्वर्जन होगा। तो अगर इधर से R है तो बेटा दूसरा फॉर्म क्या बनेगा, S बनेगा। तो कार्बोनाइन में यहाँ से यहाँ तक जब जाओगे तो H+ जो अटैक करेगा ऊपर से भी कर सकता है, नीचे से भी, यानी कि अगर एक बार राइट में है तो एक बार दूसरे में क्या होगा, लेफ्ट में होगा। और बेटा ये दोनों देखो, यहाँ भी कायरल सेंटर, यहाँ भी कायरल सेंटर, अगर ये R है S है तो बेटा यहाँ पर R और S, R से S हो जा रहा है, मतलब क्या बनेगा, पेयर ऑफ इनैंशियोमर रेशियो मिक्सचर बनेगा। और ये मिक्सचर जो होगा, प्रोडक्ट नहीं, ये कंपाउंड्स की बात नहीं करो, इन दोनों के मिलने से जो मिक्सचर बन रहा है दैट विल बी रेशमिक मिक्सचर एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्योंकि R है, जितना रोटेशन इधर होगा उतनी रोटेशन इधर होगा, सो नेट रोटेशन जीरो हो जाएगा। तो इस मिक्सचर का जो नेट रोटेशन होगा वो जीरो होगा, एंड दिस मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्योंकि दोनों बाहर से मिल रहे हैं, एक ही कंपाउंड के अंदर नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। कहानी एकदम क्लियर ना बेटे, कैसे बना, एकदम प्रॉपर तरीके से बात समझ में आती है ना बेटे। चलिए थोड़ा पानी पिया जाए। तगड़े से एकदम बात को समझें, मस्त। तो यहाँ लिखा देखो, प्रोडक्ट ऑफ दिस कार्बोनाइन इज कायरल। देखो कायरल है कि नहीं, देखो ये प्रोडक्ट। ओके ना, थोड़ा आगे बात करें आप, देखिए यही सब लिखा हूँ।
फॉर फॉर्मेशन ऑफ पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स इंटरमीडिएट मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड और प्लानर। तभी तो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। सारी कहानी मैंने समझा दी। देन पॉसिबिलिटी ऑफ रिएजेंट टू अटैक फ्रॉम अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। लाइक जब कार्बकैटायन बना था तो वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड था, तो ऊपर से भी कर सकता था, नीचे से भी कर सकता था। ऐसे केसेस में देन टू प्रोडक्ट विथ सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विल बी फॉर्म्ड। स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो वही रहेगा भाई, एक में हाइड्रोजन अगर राइट में है तो दूसरे में हाइड्रोजन लेफ्ट में था, ये अंतर था। बाकी जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई थी ग्रुप्स वगैरह, वो तो सब वही थे, जस्ट इन्वर्जन हुआ था। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही रहेगा बेटे। और अगर एक आर बना तो दूसरा एस बनेगा। सो पेयर ऑफ इनैंशियोमर विल बी फॉर्म्ड एंड रेशमाइजेशन में टेक्स प्लेस। कंपाउंड मे बी ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। सीधी सी बात समझ में आती है। तो ऐसा है। बट बेटा आप एक चीज समझो, ऐसा केस यहाँ भी हुआ था जब हम अल्कीन की बात किए थे और यहाँ पर हाइड्रोजनेशन कराए थे Br2CCl4। तो यहाँ पर तो आपका बेटा ना तो कार्बेनाइन बना था और ना ही आपका क्लासिकल कार्बकैटायन बना था। यहाँ पर NCC बना था, नॉन क्लासिकल कार्बकैटायन। तो इसका रीजन मैंने आपको ये समझाया था कि यहाँ भी पेयर ऑफ इनैंशियोमर बन सकता था। कैसे? अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बार Br+ ऐसे फंस सकता था और दूसरे में जो है, याद आ रहा है, RCH⋯CH2 Br+ ऐसे फंस सकता था। उसका जब Br अटैक करता तो यहाँ पर नीचे से अटैक करता है, यहाँ पर ऊपर से अटैक कर सकता। तो अगर एक R बना तो दूसरा S, तो यहाँ पर भी पेयर ऑफ इनैंशियोमर बन सकता था। याद आ रहा है ना, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। तो उसका रीजन हमने, तो वहाँ पर नॉन क्लासिकल कार्बकैटायन बन रहा था, फिर भी पेयर ऑफ इनैंशियोमर का रीजन क्या था भाई? एक बार जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट 3 मेंबर की बन रही थी, ये ऊपर की तरफ बन सकती थी, दूसरे में नीचे की तरफ बन सकती थी। तो इसमें इधर से अटैक हो सकता है, इसमें इधर से, एक बार बिलो से, एक में एबव। तो इस तरह से बेटे आपका एक अगर आर बनेगा तो दूसरा एस बन सकता था। तो वही चीज मैंने बताया हुआ है यहाँ पे। बट इफ नॉन क्लासिकल कार्बकैटायन वेयर टेंशन इज साइक्लिक, देखो ये साइक्लिक है कि नहीं, देन व्हाट टू डू। तो उस केस में क्या करें? तो उस केस में कैसे पेयर ऑफ इनैंशियोमर बना था, तो ये भी बताया था। यहां पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, नो आर इज फॉर्म्ड। पार्सली डेवलप्ड कार्बकैटायन बनता तो कोई इंटरमीडिएट बनता ही नहीं था। देखो Br2CCl4 करा रहे हैं। तो इस केस में क्या हो सकता है? Br+ बेटा यहां से अटैक, यहां पे चिपक सकता है, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पे चूंकि मोर स्टेबल कार्बकैटायन ये वाला है, तो अब यहाँ पर Br- इधर से अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो Br यहाँ लग जाएगा। देखिए, तो ये Br यहाँ पे लगा, तो ये Br इधर अटक गया, ये इधर आ गया। अब इसमें क्या है, मोर स्टेबल कार्बकैटायन इधर, तो Br यहाँ अटैक करेगी, ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, Br यहाँ लग जाएगा नीचे और ये ऊपर। अब देखो, अब अगर ध्यान दो तो एस तो यहाँ नीचे है ना, ये ऐसे। अब ये कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर यहाँ पर एच ऊपर है। अब बताओ, इस एक में नीचे, एक में ऊपर है। मतलब अगर एक आर होगा तो दूसरा एस होगा, मतलब पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा। सो दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। सो पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स विल बी फॉर्म्ड एंड डिस्माइजेशन टेक्स प्लेस ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। कार्बोनाइन में हम लोग दो चीज समझे कि भैया फ्लिपिंग हो रहा था, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, सॉरी एक बार ऐसे मान लो और दूसरी बार ऐसे। और उसका ट्रांजिशन भी बताया, तो ऊपर से नीचे से, ये भी समझ सकते हो, या फिर उसका ट्रांजिशन स्टेट भी आपको बताया था कि आपका प्लानर बनता है, तो कैसे भी समझो आप। सो इन कार्बोनाइन ये देखिए कार्बोनाइन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, नॉन प्लेनर है। तो अगर आप इस बेसिस पे समझ सकते हो। सो इन दिस केस लाइक नाइट्रोजन अमाइन कार्बोनाइन, यहाँ पर फ्लिपिंग हुआ, फ्लिपिंग होने से देखो एक चांसेस ऊपर बना, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने के इस माइनस पे, चांसेस नीचे से बना। या फिर आप इसको इसके किससे समझ सकते हो, ट्रांजिशन स्टेट से भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर अगर एक आर बनेगा तो एक एस बनेगा, पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा, रेशमिक मिक्सचर बन सकता है। अब ये कहानी जो है मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, बाद में इसको आप पढ़ना अच्छे से और समझने की कोशिश करना। इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बेटे तगड़े से। आप जरा देखिए, क्वेश्चन से ही आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो मुझे लगता है बहुत सारे जवाब मिल गए होंगे बेटे आपको, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। कि अगर क्लासिकल कार्बकैटायन था तो क्या हुआ, अगर नॉन क्लासिकल कार्बकैटायन है तो उसमें पेयर ऑफ इनैंशियोमर कैसे बन जा रहा है, क्लासिकल कार्बकैटायन तो वहाँ पे पेयर ऑफ इनैंशियोमर कैसे बन जा रहा है, अगर कार्बोनाइन है तो वहाँ पर आपका पेयर ऑफ इनैंशियोमर कैसे बन जा रहा है। तो जो वाई लगाया था उस वाई का रीजन आपको समझ में आ गया तगड़े से कि नहीं, प्रॉपर तरीके से। अब कुछ क्वेश्चंस करें तो आपको चीज़ें और तगड़े से समझ में आएंगी। जरा देखिए, एक गौर फरमाइएगा, एक एक करके बढ़िया तरीके से जवाब देना है आपको। देखिए समझना बेटे, सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड कराया, मैंने कहा था ना कि जहाँ पर CO2 है उसके जस्ट बगल में कार्बोनाइन बनेगा। तो देखो ये CO2 निकला यहाँ पे, यहाँ कार्बोनाइन बनाइए, फिर हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक कर जाता है तो ये CH3 हो जाएगा। देखिए ये बेटा, अगर आप एक चीज़ देखो तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, जहाँ पे कार्बोनाइन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जहाँ पर इसको आप सेपरेट कायरल सेंटर बोल सकते हो। सेपरेट कायरल सेंटर हम उसको बोलेंगे जहाँ पर कार्बोनाइन नहीं बनता है, जो पहले से ऑलरेडी है, कार्बोनाइन से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो उसको हम सेपरेट कायरल सेंटर बोलेंगे। सो दिस इज सेपरेट कायरल सेंटर। समझना। अब यहाँ से आपको हम आगे ट्रिक भी बताएंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आप तगड़े समझ जाओगे, सेपरेट कायरल सेंटर है ये।
क्यों सेपरेट कार्बन सेंटर है? क्योंकि यहाँ पे बेटा कार्बन आयन का कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ से ये निकलेगा, इसके बगल में जस्ट ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन आयन आपको बनेगा ऐसा, देखो CH3, और इसी को आप बाद में ट्रिक में कन्वर्ट कर देंगे जरा, क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखिए ये आपका CH2- ऐसे बनेगा ना, तो ये मेरा पहले ही कायरल सेंटर था और ये अभी भी कायरल सेंटर है, तो ये एक्सटर्नल आपका सेपरेट कायरल सेंटर है, इसका कार्बन आयन से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर H2O करा दिया बेटे, H2O यहाँ से H+ का अटैक कर जाएगा पानी से, जो पानी बनेगा, और यहाँ पर ये क्या बना देगा CH3, 2 को CH3 हो गया। अब जब ये, तो पहले तो कायरल सेंटर था, समझना, कार्बन आयन बना तब तक कायरल सेंटर था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर H+ अटैक किया तो ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, यानी पहले तो सेपरेट कायरल सेंटर था, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो यहाँ पर कोई कायरल सेंटर नहीं, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम हो गए। अरे वाह, गजब भाई गजब, दोनों ग्रुप सेम। तो देखो फील करो, एक्चुअली में अभी कोई ट्रिक व्रिक नहीं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू फील द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, जस्ट फील द स्टीरियोकेमिस्ट्री। बेटा देखो यहाँ पर 2 सेम सेंटर मिल गए, नो कायरल सेंटर, बेटा कायरल सेंटर नहीं है, तो इसका मतलब ये एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बनेगा, कोई पेयर ऑफ एनंशियम और डायस्टेरियम कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। पहले सेपरेट कायरल सेंटर था, रिएक्शन हुआ तो कायरल सेंटर ही नहीं बचा, जब कायरल सेंटर ही नहीं बचा बेटा, तो यहाँ पर इसको ऐसे देखो तो सिमेट्री आ जाएगी आपको, मतलब समझ रहे हो। तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है कि आपका ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और एक ही प्रोडक्ट बनेगा। बट आगे बात करें, इसकी बात भी करते हैं, चला देखिए बेटा यहाँ पर भी सिमिलर है एकदम वही है, तो यहाँ पर ये हटेगा बेटा, यही बनाएगा, देखो ये बनाया इसने। चलिए अब हम यहाँ पर D2O करा रहे हैं, चलिए अब D2O कराते हैं। तो अगर हम D2O कराएंगे अब यहाँ पर, अब इस बात को समझिएगा, तो DOD -+, ये D यहाँ पर अटैक कर जाएगा, जब D यहाँ पर अटैक तो CH2D बन जाएगा, जरा देखिए CH2D बन गया। अच्छा बेटा क्या ये भी आपका सेपरेट कायरल सेंटर है, जिसका कार्बन आयन से कोई लेना देना नहीं है, कार्बन आयन तो ये वाला बनाया। उसके बाद जब ये बना तो इस केस में देख लो बेटा, इस पर अगर चाहो तो यहाँ ऐसे देख सकते हो 2 हाइड्रोजन है, तो बेटा बताओ क्या ये कायरल सेंटर पे कुछ काम हुआ क्या? ये कायरल सेंटर पहले भी ऐसे ही था, क्या इस कायरल सेंटर पे कोई इन्वर्जन हुआ? क्या ये कायरल सेंटर डिस्टर्ब हुआ? मतलब अगर ये पहले सपोज लेट, अगर ये यहां पर R था, बोलो ना बेटे, तो देखिए वैसा ही है कि नहीं, एग्जैक्टली कोई इन्वर्जन वगैरह नहीं हुआ इस पर, इस वाले कायरल सेंटर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, और यहाँ पर भी कायरल सेंटर है, बट ये कायरल सेंटर कार्बन आयन की वजह से नहीं है, क्योंकि कार्बन आयन पर तो बेटा 2 सेम ग्रुप आ जा रहे हैं। देखो कार्बन आयन पर तो बेटा यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, 2 सेम ग्रुप आ जा रहे हैं, तो कायरल सेंटर जो पहले था वैसे ही है। इसका मतलब बेटे कि इसका बताओ, अब बेटा बताओ क्या यहाँ पर, क्या अब खुद सोचो, क्या यहाँ पर पेयर ऑफ एनंशियम में बनेगा? नहीं बनेगा भाई, यहाँ तो कुछ डिस्टर्ब हुआ ही नहीं बेटे, यहाँ पर तो कोई रिएक्शन पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा, तो ये जैसा था वैसे ही रहा। मतलब ये अगर R था तो यार है, बट हो क्या रहा है, ये जो कायरल, जो आपका कार्बन आयन बन रहा है बेटा, ये आपका देखो कायरल सेंटर है ही नहीं, तो यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो इसका मतलब यहाँ पर बेटा एक ही प्रोडक्ट बनेगा, कोई भी पेयर ऑफ एनंशियम वगैरह नहीं बनेगा। वाई मतलब रीजन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो और डिटेल में समझाते हैं आपको। देखिए ये था, ये हटा यहाँ से, ये आप देखो यहाँ से ये हटा, और जब आप यहाँ पर D2O कर रहे हो ना, D2O कर रहे हो, एक सेकंड थोड़ा सा सही कर दो, थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ बेटे, CH2D रुकिएगा, यहाँ पर एक आप D लिख दो, आप जाए देखिएगा, समझिएगा, सारी कहानी बदल के समझिएगा, ठीक है। ये हटा बेटे यहाँ से, देखो कार्बन आयन बन गया, चलिए बन गया। ये कायरल सेंटर पहले था, ये था, ये क्या ये डिस्टर्ब हो रहा है? सुनिएगा, क्या ये डिस्टर्ब हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 2 हाइड्रोजन लगा के। अब बताओ कार्बन आयन बनेंगे तो यहाँ फ्लिपिंग हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब D+ जो है D2O वाला, यहाँ पर ऊपर से भी अटैक कर सकता है, यहाँ पर नीचे से भी अटैक कर सकता है, करो कोई दिक्कत नहीं बेटे। ऊपर से करे या नीचे से करे, ऊपर से करे या नीचे से करे, ये जो कायरल सेंटर पहले था अभी भी है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट बेटा अगर ऊपर से या नीचे से जहाँ से भी करे बेटा, यहाँ पर बेटा 2 सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये सेंटर कायरल बन ही नहीं रहा है, नो कायरल सेंटर। सो प्रोडक्ट ड्यू टू कार्बन आयन, कार्बन आयन की वजह से क्या बेटा ये प्रोडक्ट कायरल हुआ? क्या नहीं हुआ ना, अभी भी 2 सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो बेटा जैसा था वैसे ही रहा, यानी कि यहाँ पर कोई भी पेयर ऑफ एनंशियम नहीं बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ओनली वन प्रोडक्ट। सो एट दिस कार्बन, समझिए लिखिएगा,
फ्लिपिंग होगा, ऊपर से भी एच अटैक डी अटैक कर सकता है, नीचे से भी कर सकता है। भाई अगर ऊपर से अटैक करेगा डी तो यहाँ पर डी रह जाएगा, नीचे से अटैक करेगा तो एच यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा। बेटा उससे क्या फर्क पड़ेगा, दो सेम ग्रुप तो लगे हुए हैं, तो उससे कायरल सेंटर बनेगा ही नहीं। सो एट दिस कार्बन फ्लिपिंग अकर्स, फ्लिपिंग तो होगा यहाँ पे, बट प्रोडक्ट ऑफ कार्बोनाइन इज नॉट कायरल, मतलब इसकी वजह से यहाँ पर ये कायरल नहीं हुआ, ये कहने का मतलब है। सो ड्यू टू दिस कार्बोनाइन, इस कार्बोनाइन की वजह से नो पेयर ऑफ इनैंशियोमर विल बी फॉर्म्ड, पेयर ऑफ इनैंशियोमर इसकी वजह से नहीं बनेगा, कायरल बना ही नहीं। बट एक्चुअली वन कायरल सेंटर इज इनिशियली प्रेजेंट, तो पहले कायरल सेंटर था और यहाँ पर अभी भी कायरल सेंटर है। जैसे इसके पहले वाले एग्जाम्पल में कायरल सेंटर ही गायब हो गया था, बट यहाँ पर अभी भी कायरल सेंटर मेंटेन है। जरा समझिए, दोनों में डिफरेंस को समझिएगा बेटे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, दोनों में आप डिफरेंस को समझना। जैसे इस वाले में देखो क्या हुआ था, इस वाले में, इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले में क्या हुआ था कि कायरल सेंटर पहले था, बट अब यहीं पर देखो इधर CH3 था और यहाँ भी CH3, तो बेटा ये कायरल सेंटर ही नहीं रहा, तो एक ही प्रोडक्ट बना और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बना, ऑप्टिकली इनएक्टिव बना। तो यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बनेगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव का पेयर ऑफ इनैंशियोमर नहीं बनेगा। रीजन आप समझो क्या बता रहा हूँ मैं, समझिएगा। तो बेटा कायरल सेंटर यहाँ पर भी, कायरल सेंटर यहाँ भी, कायरल सेंटर इसका डिस्टर्ब नहीं हुआ, इसके जस्ट पहले वाले में डिस्टर्ब हुआ था, राइट। तो अगर यहां पर ये एक सेंटर कायरल सेंटर है बेटा, तो कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बट इस कार्बोनाइन की वजह से नहीं होगा। तो हो या ना हो बेटा, अगर कंपाउंड ओवरऑल एक्टिव है तो एक्टिव ही तो होगा ना, यहां भी एक्टिव था, कायरल सेंटर था, यहां भी एक्टिव ही रहेगा, ये कहना चाह रहा हूं। सो बट एक्चुअली वन कायरल सेंटर इज इनिशियली प्रेजेंट, सो बिकॉज ऑफ दैट कायरल सेंटर, बिकॉज ऑफ दिस कायरल सेंटर, कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, बट प्रोडक्ट इज ओनली वन, प्रोडक्ट केवल एक ही होगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर कोई भी इन्वर्जन या फ्लिपिंग कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे हुआ भी है तो उसकी वजह से बेटा ये कायरल सेंटर जनरेट ही नहीं हुआ। हाँ, अगर यहाँ पे कायरल सेंटर जनरेट हो जाता, लाइक यहाँ पर टी हो जाता, तो कायरल सेंटर जनरेट हो जाता, तो उस केस में कुछ और होता, वो होता तो हम बात करेंगे आगे। इतनी बात समझ में आएगी बेटा कि यहाँ पर केवल ओनली वन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एंड दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। बेटा जहाँ भी स्टीरियोकेमिस्ट्री आता है, आपको पता है बेटा कि वहाँ पर मैं बहुत ध्यान से चीज़ों को, हालांकि हर चीज़ मैं बहुत ध्यान से ही करता हूँ, बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ या विकेशियन को कभी भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो। अगर इस चीज़ को समझिएगा, समझाता हूँ। देखो ये है, यहाँ से ये भी पहले से कायरल है, और देखो यहाँ पर अभी भी ये भी कायरल है। देखें NaOH किया आपने और देखते हैं और हीट किया क्या होगा, है ना। ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट इज फॉर्म, मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस प्रोडक्ट। देखते हैं क्या होता है, लेट अस सी। बेटा ये वाला जो कायरल सेंटर है, अब देखो यहाँ पे कार्बोनाइन यहाँ बनेगा, क्या बेटा ये वाला कायरल सेंटर डिस्टर्ब होगा? तो क्या ये सेपरेट कायरल सेंटर है जिसका कार्बोनाइन से कोई लेने देना नहीं है? तो सेपरेट कायरल सेंटर का मतलब आप समझ रहे हो ना, तो इसका मतलब रिएक्शन जब भी होगी तो ये वाला डिस्टर्ब नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ क्या होने वाला है। तो यहाँ पर कार्बोनाइन देखो, इस CO2 यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और जैसे यहाँ पर माइनस आएगा कार्बोनाइन बनेगा बेटे, तो अब क्या होगा, एबव दी अटैक कर सकता है, वो नीचे से भी कर सकता है H+ अटैक, ऊपर से भी H+ अटैक कर सकता है, तो यहाँ पे इन्वर्जन होगा। देखो, और एक यहाँ पर CH3 और एक D है, और अगर H अटैक किया तो बेटा यहाँ पर H एक अलग बन जाएगा, यानी ये भी सेंटर कायरल सेंटर, कार्बोनाइन जो प्रोडक्ट कार्बोनाइन की वजह से बनेगा वो भी कायरल जनरेट हो जाएगा। कैसे? CH3 है, D और यहाँ पर H कार्बोनाइन पर अटैक करेगा, और H ऊपर से भी कर सकता है, नीचे से भी कर सकता है। मतलब यहाँ पर समझना बात को, समझना बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट ऐसे डायरेक्ट बोलता हूँ, लेट दिस इज R, ये R है तो R ही रहेगा, दिखेगा। पहले आप ऐसे समझो तो आपको बहुत मजा आने वाली है। देखिए pH बहुत तगड़ी चीज़, HD, तो ये अगर R है तो R ही रहेगा, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट ये जो है देखो, यहाँ पर CH3 है बेटे, और यहाँ पर D है, और यहाँ पर H, तो एक तो क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो कार्बोनाइन बना बेटे, यहाँ पर जो आपका कार्बोनाइन बना माइनस, ये इसमें हाइड्रोजन ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से आ सकता है, यानी कि यहाँ पर इन्वर्जन होगा और हाइड्रोजन आएगा, चूंकि तो चारों ग्रुप अलग होंगे तो कायरल सेंटर जनरेट होगा। मतलब अगर एक बार R बनेगा, दूसरी बार इस सेंटर पे S बनेगा, यानी यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी जब आ गई, ऊपर से अटैक किया तो लेट अगर R बन रहा है, तो नीचे से अटैक करेगा तो यहाँ पर S बनेगा, यानी यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी R एंड S की होंगी। तो ऊपर वाला तो R ही रहेगा, यानी अगर हम प्रोडक्ट दो लिखें यहाँ पर, तो एक में अगर R है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, मान लो सपोज यहाँ पे R है तो R रहेगा, दूसरे में इन्वर्जन के बाद सपोज S हो गया तो ये तो R ही रहेगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, RS हो जाएगा। और RR से अगर RS हो गया तो बोलते हैं पेयर ऑफ डाइस्टेरोमर, और दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई सिमेट्री नहीं आएगी, यहाँ पर H रहेगा। तो देखो, तो बेटा आपको पता है ना कि अगर RR से RR हो जा रहा है या सेम एग्जैक्टली सेम आ जाए तो आइडेंटिकल होता है, और अगर RS से SR एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, RS हो जाए SR हो जाए, जैसे SS है तो RR हो जाए,
या SR है तो RS हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम पेयर ऑफ इनैंशियोमर। बट अगर वो आइडेंटिकल भी नहीं है, पेयर ऑफ इनैंशियोमर भी नहीं है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कि पेयर ऑफ डाइस्टियोमर्स। इसका मतलब यहां पर बनेगा पेयर ऑफ डाइस्टियोमर्स एंड दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। पेयर ऑफ डाइस्टियोमर्स, ओ भाई साहब जरा देखिए, ओनली वन प्रोडक्ट, ये तो गलत हो गया। मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट, यस बी इज करेक्ट। मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, यस सी इज करेक्ट। मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली, सॉरी यहां पर क्या, मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, यस बी सही है। मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, यस। सो ऑप्शन इज बी एंड डी, बी एंड डी, है ना बड़े बढ़िया क्वेश्चन बेटे। तो यहाँ पर बना क्या, पेयर ऑफ डाइस्टियोमर्स, पेयर ऑफ डाइस्टियोमर्स बना। क्यों बना बेटा, रीजन समझ में आया। चलो और हमको तगड़े एग्जाम एक्सप्लेनेशन देते हैं। अब थोड़ा फास्ट करिएगा, देखिए ये था, यहाँ से निकला कार्बोनाइन बना, फ्लिपिंग होगा, फ्लिपिंग होगा। ऊपर वाला अगर मान लिया, जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर एस लिखा है, तो हमारे को ऊपर ऐसे, तो यहाँ भी एस रहेगा। अब चूंकि यहाँ पे फ्लिपिंग होगा तो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। जरा देखिए, तो देखिए ऊपर वाला, इसके दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। देखो ऊपर वाला पोर्शन आप चेक कर लो, वही है, यहाँ पे लिख लो HOD, यानी कि अगर आपका ये वाला ऐसे ऊपर तो यहाँ पे एस रहेगा। बट जब हाइड्रोजन यहाँ पे लगा, मतलब लेट, तो अगर ये एस बना तो बेटा दूसरा वाला यहाँ पर क्या बनेगा, आर बनेगा, क्योंकि इन्वर्जन होगा। तो बताओ इस वाले कॉन्बिनेशन क्या होगा, SS होगा, और इसका क्या होगा, SR होगा। SS से SR, दिस इज नॉट इनैंशियोमर, क्योंकि SS से RR होता तो इनैंशियोमर होता, राइट। SS से SS होता तो आइडेंटिकल होता। सो दिस इज पेयर ऑफ डाइस्टिरोमर्स, पेयर ऑफ डाइस्टिरोमर्स। तो पेयर ऑफ डाइस्टिरोमर्स बेटा यहाँ पर किसी भी तरह की कोई सिमेट्री नहीं है। सो दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। सो ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर है ऑफ टू प्रोडक्ट्स एंड पेयर ऑफ डाइस्टिरोमर्स विल बी फॉर्म्ड। सो प्रोडक्ट ऑफ कार्बोनाइन इज ऑल्सो कैरल। जो कार्बोनाइन से जो प्रोडक्ट बना, ये वाला पार्ट यहाँ पर ये भी कैरल है, और इनिशियली सेपरेट कैरल सेंटर आपके पास पहले से था। तो ध्यान रखो, अगर पहले से सेपरेट कैरल सेंटर आपके पास है और कार्बोनाइन की वजह से भी अगर आपको कैरल सेंटर जनरेट हो जा रहा है, तो बेटा हमेशा पेयर ऑफ डाइस्टिरोमर्स बनेगा। समझो मैंने क्या बोला, कि सेपरेट कैरल सेंटर आपके पास पहले से और कार्बोनाइन की वजह से भी, और एक सेपरेट एकदम अलग है, और कार्बोनाइन की वजह से एक और जनरेट हो जा रहा है, एक और जनरेट हो जा रहा है, तो बेटा हमेशा क्या होगा, पेयर ऑफ डाइस्टिरोमर्स होगा। ये हमने आपको स्टेप बहुत डिटेल में बता रखा है। सो प्रोडक्ट ऑफ कार्बोनाइन इज ऑल्सो कैरल। इन्वर्जन और फ्लिपिंग टेक्स प्लेस, यहाँ पे इन्वर्जन और फ्लिपिंग होगा। सो ऑल्सो टू प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। इफ वन इज R एट कैरल कार्बन, देन अदर विल बी S एट कार्बोनाइन। तो यहाँ पर अगर एक R है तो दूसरा यहाँ पर S बनेगा, अगर एक R है तो दूसरा S होगा, या फिर एक S है तो दूसरा R होगा। ये S है तो S ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, इसको हमने कुछ भी नहीं किया है। तो अगर SS है तो ये SR होगा। आई थिंक आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री एकदम तगड़े से समझ में आ गई होगी बेटे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो बेटे। बस ऐसे ही तगड़े से आपको काम करने हैं, बस बेटा ऐसे ही तगड़े से आपको काम करने हैं। अब जरा देखिए अगला एग्जाम्पल समझाते हैं। अब थोड़ा सा काम कीजिएगा, फटाफट देखिएगा जरा, समझिएगा और फरमाइएगा जनाब। क्या यहाँ पर पहले से ही कैरल सेंटर, देखो D और H ये दोनों अलग है, इधर वाला ग्रुप देखो अलग, और देखो इधर वाला ग्रुप इतना अलग है। देखो यहाँ पर CH लग गया, ओके। चलिए सेपरेट कैरल सेंटर पहले से है। अब देखते हैं कि इस कार्बोनाइन की वजह से नया कैरल सेंटर सेपरेट जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो गया तो पेयर ऑफ डाइस्टिरोमर्स बनेगा, अगर नहीं हुआ तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से हटाया तो यहाँ कार्बोनाइन आया, आ गया। अब H+ का अटैक कराना है। अरे भैया H+ अटैक करोगे तो ऊपर से भी कर सकता है, नीचे से भी कर सकता है। ऊपर से करेगा तो डार्क होगा, तो चलिए देखो ऊपर से किया तो डार्क है, तो दूसरा वाला ब्रोकन हो जाएगा। नीचे से किया तो ब्रोकन है हो जाएगा, और दूसरा वाला फिर ऑटोमेटिक डार्क हो जाएगा। और बेटा चाहे ऊपर से कराओ चाहे नीचे से कराओ, ये सेंटर आपका कैरल जनरेट ही नहीं हुआ। और ये तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये आपका सेपरेट है, यहाँ पर कोई रिएक्शन से मतलब नहीं है। तो ये जैसा था वैसे ही रहेगा। तो बेटा बताओ इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? नहीं है, क्योंकि कैरल सेंटर ही नहीं है। तो ये दो अलग नहीं है बेटा, ये दोनों आइडेंटिकल होंगे। दोनों क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। बेटा फील करो, दोनों आइडेंटिकल, कैरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर ओनली वन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। ये लिखो एक ही बात है बेटे। सो योर प्रोडक्ट ड्यू टू कार्बोनाइन इज नॉट कैरल। सो A एंड B विल बी आइडेंटिकल। अगर आप इसको B बोल दो तो ये दोनों आइडेंटिकल होंगे। ओनली वन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म एंड दैट प्रोडक्ट विल बी, बात समझ रहे हो बेटे? देखो यहाँ पर ये देख लो आप कुछ इस तरह से। तो केवल और केवल आपका एक प्रोडक्ट बनेगा, केवल और केवल एक प्रोडक्ट बनेगा। बताओ बेटे कहानी समझ में आई क्या? कहानी समझ में आई क्या? और जरा एक चीज़ और देखिए बहुत तगड़े से चीज़ समझिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड एक्ट्स एज ए ड्राइंग एजेंट, बताया ही था। इट मेक्स NaOH ड्राई। ओके, मान लो कोई बीटा कीटो एसिड है तो उसका जो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन होगा बहुत फास्ट होगा। बीटा कीटो एसिड मतलब समझ रहे हो? जो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये अल्फा होगा, तो बीटा पे कीटो लगा हुआ है, समझ गए? अब ये हटेगा तो यहाँ कार्बोनाइन बनेगा। यहाँ पे कार्बोनाइन अगर बन जाएगा, ये देखो पहले तो NaOH डाला तो यहाँ पे सोडियम सॉल्ट बन गया इसका, यहाँ पे माइनस सिंगल डबल। अरे भाई साहब, बीटा कीटो एसिड में क्या होगा कि यहाँ पर ये जो कार्बोनाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। और बेटा बहुत, और आपको पता है कि कार्बोनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन इज RDS। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन इज RDS। सो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज
इसका रेट बहुत तगड़ा होगा। सो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन इज वेरी फास्ट। तो जितने बीटा केटो एसिड्स होते हैं बेटे, उनका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन बहुत तगड़ा फास्ट होता है। रीजन बता दिया। सो इफ बीटा कीटो एसिड इज ओनली हीटेड, अगर हम बीटा कीटो, सुनो सुनो सुनो, हीट किया तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा, ये बन जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट बनाना चाहें तो देखिए ये बना, उसके बाद यहाँ पे H अटैक कर जाएगा बेटे, तो यहाँ पे CH3 बना देगा, ये बना दिया यूजिंग NaOH कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे NaOH कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया तो देखो प्रोडक्ट कैसे बन गया, तो बन गया ना, देखो CO2 निकला बेटे यहाँ पर, और देखो H बचा तो यहाँ पे CH3 हो गया। ये पूरा पता है आपको डिटेल मैकेनिज्म। तो इसका जो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन होगा दैट विल बी वेरी फास्ट बिकॉज दिस इट्स कार्बोनाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। So because its decarboxylation is so fast due to resonance stabilized, resonance stabilized इसलिए तो बहुत फास्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं। अब इसको देखिएगा गौर फरमाइएगा, D और H है यहाँ पर, और यहाँ D2O करा रहे हैं बेटे, तो A और B 2 बन रहे हैं। अब देखिएगा A और B 2 बन रहे हैं। अब थोड़ा सा अंतर आएगा, हम H2O नहीं यहाँ पर D2O ले रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो बेटा ये देखो, ये जो पहले से R है, लेट R है ये, तो ये R ही रहेगा। तो यहाँ पे जब ये CO2 निकलेगा तो यहाँ कार्बोनाइन बन गया, यहाँ पे फ्लिपिंग होना शुरू हो जाएगा। तो D एक बार ऊपर से अटैक कर सकता है, D एक बार नीचे से अटैक कर सकता है। मतलब यहाँ पर D लग जाएगा और एक H होगा, यहाँ पे D लग जाएगा और एक H होगा। बट अगर इनका स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करें तो जरा देखिए क्या होगा। तो भैया जो D है एक बार अगर ऊपर से अटैक करेगा तो डार्क होगा, तो हाइड्रोजन ब्रोकन हो जाएगा। अगर नीचे से अटैक करेगा तो D आपका ब्रोकन हो जाएगा। और बेटा देखो पहले से कायरल सेंटर था, एक और जनरेट हो गया। देखिए ये अलग, इधर वाला अलग, इधर वाला अलग, ये अलग, इधर अलग, इधर। तो ये जो पहला ये वाला था ये तो डिस्टर्ब हुआ नहीं, ये तो वैसे ही रहा। बट दूसरा वाला अगर एक देखो, ये अगर एबव द प्लेन है, दूसरे में बिलो द प्लेन, तो अगर ये R है तो दूसरा S हो जाएगा। तो ये R आ रहा है तो बेटा दूसरा RS हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स मिलेगा। सो हियर इन प्रोडक्ट ड्यू टू कार्बोनाइन की वजह से कायरल सेंटर इज जनरेटेड। सो हियर प्रोडक्ट ड्यू टू कार्बोनाइन इज कायरल। So due to inversion of carbanion at that chiral center, इस chiral center पे inversion की वजह से जहाँ पे कार्बोनाइन बना है, 2 products will be formed with opposite configuration। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से तो बेटा यहाँ पर एक सिमेट्री आ जा रही है, चूँकि इसमें POS आ जा रहा है तो इसको मेजो बोलेंगे। तो ये कंपाउंड आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। बट दिस हियर देयर इज नो सिमेट्री, तो ये कंपाउंड आपको ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इन दोनों के पेयर को हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। ओके, तो इसका मतलब इसके क्या अगर ऑप्शंस दिए जाएं तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं इसके, जरा देखिएगा। A and B are diastereomers, yes। A and B both are optically active, गलत हो गया। मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, यस मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि एक मेजो और एक एक्टिव है। मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली, रेशमाइजेशन तो हुआ नहीं, पेयर ऑफ एनेंटियोमर तो बना नहीं, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये गलत हो गया। सो मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड A and B विल बी पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स। तो बेटा इसका A and D करेक्ट होगा, A and D करेक्ट होगा। बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, तगड़े से सीखो एकदम बढ़िया तरीके से बेटा, एकदम मस्त जबरदस्त तरीके से। चलिए अब आगे की बात करते हैं, कंपेयर द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलोइंग मिक्सचर। भैया हटा लो, CO2 हटा लो, यहाँ से CO2 हटाएंगे तो कार्बोनाइन है ना, ऐसे डायरेक्ट लिख लो। यहाँ से CO2 ये हटाएंगे, CO हटाएंगे तो यहाँ पे कार्बोनाइन बनेगा, यहाँ पे इसको हटाएंगे तो यहाँ कार्बोनाइन बनेगा, यहाँ पे इसको हटाएंगे तो ये कार्बोनाइन बनेगा। तो आप थोड़ी देर के लिए सब भूल जाओ, सिर्फ आपको फोकस करना है कार्बोनाइन पे फोकस करना है। मतलब कैसा, देखो इस तरह से, इतने में फोकस करना है, बस इनकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। तो अगर आप इनकी स्टेबिलिटी देखो बेटा, और इसमें ऐसे, तो माइनस सिंगल डबल, ओहो दिस एज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये तो सबसे पहले आ गया, बहुत बढ़िया चीज़। अब ये कार्बोनाइन में और कहीं रेजोनेंस नहीं है, देखो ये तो गायब हो चुका है ना, देखो यहाँ पर ये रेजोनेंस था और कहीं रेजोनेंस नहीं, रेजोनेंस। तो बेटा ये देखो 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये आपका 0 डिग्री बोल लो। तो बेटा कार्बोनाइन का डिग्री बढ़ने से स्टेबिलिटी घटता है। तो बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया इन तीनों में, बी, समझ रहे, उससे कम स्टेबल सी, सबसे लीस्ट डी। देखो A B C D, ये लीजिए जनाब, ये लीजिए। तो गर्दा तरीके से मतलब किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रेट क्या होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपके सामने बेटे, सब कुछ आपके सामने बेटे, सब कुछ। आप जरा देखिए, अब जो मैंने समझाया उस चीज़ को एक बार स्टीरियोकेमिस्ट्री को जस्ट मैं समराइज करूंगा बेटे। अब एकदम तगड़े से समझना, जो भी एकदम माइंड को एकदम कूल करके जितना भी बताया उस चीज़ को एकदम माइंड में सेट करो, क्या होने वाला है। एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा, देखिए कैसे। पहला पॉइंट, इफ प्रोडक्ट ड्यू टू कार्बोनाइन इज कायरल, कार्बोनाइन की वजह से अगर प्रोडक्ट कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, देन 2 प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, मे बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। अब सुनना, एक एक चीज में स्टेटमेंट समझना और बहुत तगड़े से देखना। इफ ऑलरेडी इनिशियल सेपरेट कायरल सेंटर
इज प्रेजेंट, देखो इनिशियली सेपरेट कायल सेंटर प्रेजेंट है कि नहीं, जिसमें कार्बोनाइन का कोई लेन देना नहीं है, बार बार समझा रहा था। तो इफ ऑलरेडी इनिशियली सेपरेट कायल सेंटर इज प्रेजेंट है, यहां पर भी देखो ये अलग, ये अलग, ये अलग और इधर वाला अलग, इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट न्यू कायल सेंटर ड्यू टू कार्बोनाइन इज जनरेटेड। प्रोडक्ट में ये हटेगा, यहाँ कार्बोनाइन बनेगा, राइट बेटे। इसका वैलेंसी कितना होता है, कार्बन का 4 होता है। तो देखिए ये हटेगा तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी, एक ये यहाँ पर CH3 है और एक यहाँ पर हाइड्रोजन है, और ये हटेगा तो यहाँ कार्बोनाइन बनेगा इस तरह से, और यहाँ पर डी अटैक करेगा, डी अटैक करेगा, देखो CH3 है, H है और यहाँ पर D है और इधर ये अलग है, चारों अलग। यानी कार्बोनाइन की वजह से अगर नया कार्बन सेंटर जनरेट हो जा रहा है और पहले से प्रेजेंट है, बेटा बताओ। सो ड्यू टू कार्बोनाइन इफ न्यू कार्बन सेंटर इज जनरेटेड, और एक सेपरेट कार्बन सेंटर पहले से प्रेजेंट है तो इसमें तो कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे R होगा, यहाँ पे S होगा, और यहाँ पर अगर R है तो R रहेगा, तो RS और RS, समझ रहे हो। तो अगर यहाँ पर R है तो R ही रहेगा, और यहाँ पर एक R बनाएगा, दूसरा S बनाएगा, तो RR और RS यानी पेयर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स बनेंगे। तो इसको आप ट्रिक के फॉर्म में भी रख सकते हो। देखिए, सो इफ ऑलरेडी इनिशियली सेपरेट कायल सेंटर इज प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट न्यू कायल सेंटर इज जनरेटेड ड्यू टू कार्बोनाइन, देन पेयर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स फॉर्म। ये लीजिए। अच्छा, सेपरेट कायल सेंटर समझ लो क्या है, विच इज नॉट अफेक्टेड बाय सोडा लाइम रिएक्शन, रिएक्शन की वजह से जो अफेक्ट नहीं हो वो सेपरेट कायल सेंटर होगा। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्बोनाइन एट दैट कार्बन, इसका इससे कायल सेंटर पर कोई भी कार्बोनाइन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो सेपरेट कायल सेंटर का मतलब समझ गए। तो बेटा पेयर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स, इसको और डिटेल में समझाने वाले हैं। इफ इनिशियली नो कायल सेंटर इज प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, भैया देखो ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो यहाँ पर कोई भी कायल सेंटर जनरेट नहीं हुआ। लेकिन एंड इन प्रोडक्ट न्यू कायल सेंटर ड्यू टू कार्बोनाइन इज जनरेटेड, मान लो ये तो है नहीं, लेकिन बट यहाँ पे देखो CH3 था बेटा, यहाँ पर H था, और यहाँ पर ये अगर CO2 निकल जाएगा तो यहाँ माइनस आएगा, और ड्यूटेरियम से यहाँ D आ जाएगा, तो D CH3H ये न्यू कायल सेंटर जनरेट हुआ, बट यहाँ पर कोई कायल सेंटर नहीं था। बट न्यू कायल सेंटर जनरेट हुआ बेटा, यहाँ पर नहीं था, तो उस केस में क्या होगा बेटा बताओ, कि जो D है ऊपर से भी कर सकता था, नीचे से भी कर सकता, तो यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्जन होगा, तो एक R बनेगा तो दूसरा S बनेगा, यहाँ तो कुछ था ही नहीं ऑलरेडी पहले से, तो इस केस में क्या बनेगा, पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा। सो देखो, देन पेयर ऑफ इनैंशियोमर और रेसिड्यू मिक्सचर इज फॉर्म्ड। बेटा बताओ, कहानी समझ में आ रही? देखो यार, और देखो कैसे, क्या पहले से कायल सेंटर, पहले इसकी बात कर रहा हूँ, देखिएगा इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ कि ऑलरेडी इनिशियल कायल सेंटर सेपरेट होना चाहिए और कार्बोनाइन की वजह से भी बनना चाहिए। तो देखिए ये पहले वाली इसकी, तो पहले से है कायल सेंटर, देखिए इसको हटाया, देखो इसको हम ऐसे लिख दिया, देखो यहाँ पे CH3 था, अब बेटा यहाँ पर एक H भी होगा, है ना। मैकेनिज्म, चलो पूरी मैकेनिज्म समझाते हैं। ऐसे किया तो यहाँ कार्बोनाइन बन गया। यहाँ पर आप चाहो तो एक CH3 है, एक H है। अब D बेटा क्या है, आपका ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, समझ रहे बेटे। तो अगर यहाँ पर S था, सपोज यहाँ पर S था, तो देखो यहाँ पर S है तो यहाँ पर भी S और यहाँ पर भी S रहेगा, बट यहाँ पर क्या होगा, एक अगर आपका R बनेगा तो दूसरा आपका S बन जाएगा, यानी एक SR होगा तो दूसरा आपका SS होगा, पेयर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स। लॉजिक समझ में आ गया बेटे। ओके, दूसरे में तो दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट समझे कि इनिशियली सेपरेट कायल सेंटर आपके पास नहीं है, बट ड्यू टू कार्बोनाइन कायल सेंटर जनरेट हो जा रहा है, तो उसमें पेयर ऑफ इनैंशियोमर बन रहा था। कैसे जा रहा है चेक कर ले पूरा प्रॉपर, देखो कायल सेंटर नहीं है बेटे, देखो यहाँ पर सेम आ जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। NH CO किया तो कार्बोनाइन बना यहाँ पर, ड्यूटेरियम को अटैक, तो यहाँ पर कायल सेंटर थे नहीं, अब ड्यूटेरियम को जब अटैक करेंगे तो बेटा यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, ये CH3 है, ड्यूटेरियम को अटैक करेंगे यहाँ पर ऐसे, हाइड्रोजन मैंने लगा रखा है, देखो लगा दिया मैंने यहाँ पर, ये हाइड्रोजन लगा दिया बेटे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है ऑलरेडी, पहले से लगा हुआ है बेटे, है ना, पहले से लगा हुआ है। एक CH3 और एक ड्यूटेरियम आया, यस, यहाँ पर भी ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। ओके, यहाँ भी पहले से लगा हुआ है, और चूंकि चार्ज है तो 3 ही वैलेंसी होती है, 3 है। ओके, सही है। अब D यहाँ पर जो अटैक करेगा, तो बताओ CH3HD और ये अलग, ये कायल सेंटर जनरेट हुआ। अब ये D अटैक किया है, ये ऊपर से भी अटैक किया होगा, नीचे से भी किया होगा, तो R और S दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी। अब यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं, कोई कायल सेंटर ही नहीं, ना R है ना S है, तो बेटा एक R बनेगा, दूसरा S बनेगा, पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, पेयर ऑफ इनैंशियोमर, पेयर ऑफ इनैंशियोमर। बेटा तो समराइज भी कर दे रहा हूँ बहुत तगड़े से, आप जरा देखिए इस वाले पॉइंट को समझिएगा, एक पॉइंट को समझें, मतलब सारी चीज़ आपके सामने रख दिया हूँ। इफ ऑलरेडी इनिशियल कायल सेंटर इज प्रेजेंट, देख लीजिए ऑलरेडी इनिशियल कायल सेंटर पहले से प्रेजेंट है। ओके, इन रिएक्टेंट, ओके, इन प्रोडक्ट नो कायल सेंटर ड्यू टू कार्बोनाइन इज जनरेटेड। जब आपने रिएक्शन कराया तो देखिए, जब रिएक्शन कराया तो यहाँ पर ये हटा, यहाँ कार्बोनाइन बन गया, देखिए बन गया, कार्बोनाइन बन गया। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन पहले से ऑलरेडी थे, तो 2 हाइड्रोजन ये हैं। अब ड्यूटेरियम अटैक कराओ, ऊपर से भी नीचे से भी, कहीं से भी कराओ बेटे, जो ये बना, तो बेटा बताओ क्या ये कायल सेंटर जनरेट हुआ, नहीं जनरेट हुआ। सो प्रोडक्ट जो बन रहा है ड्यू टू कार्बोनाइन, वो कायल सेंटर जनरेट नहीं हुआ। जो पहले कायल सेंटर था ऑप्टिकली एक्टिव था, बाद में वही रहा, तो मेरा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा सिर्फ और सिर्फ। तो ये देखो, इफ ऑलरेडी इनिशियल कायल सेंटर इज प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, इन प्रोडक्ट नो कायल सेंटर ड्यू टू कार्बोनाइन इज जनरेटेड, देन ओनली वन प्रोडक्ट विल फॉर्म एंड दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये जैसे था ऑप्टिकली एक्टिव पहले भी, बाद में भी वही रहेगा। आगे बढ़े। इफ कायल सेंटर इज neither present in reactant nor in product,
यहाँ भी कैरल सेंटर नहीं है। जब हमने इसका प्रोडक्ट बनाया तो देखो ये हटा यहाँ से, तो कार्बेनाइन आया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, देखो बैलेंस से पूरा करो, 2 हाइड्रोजन है ना बेटे यहाँ पे। जब आपने डी लगाया तो यहाँ पर भी देखो 2 सेम, यहाँ कोई कैरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ, तो भैया प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और एक ही होगा। सो इफ कैरल सेंटर इज है ना नाइदर प्रेजेंट इन रिएक्टेंट नॉर इन प्रोडक्ट, समझे। सो इफ chiral center is neither present in reactant nor in product, कहीं भी नहीं है, then only one product will be formed and that will be optically inactive। अगला, if initially already chiral center is present है, देखो ये in reactant and in product same chiral center due to carbon ion generated, जहाँ पे था सेपरेट नहीं है ये, जहाँ पे था देखो ये सी था, समझना इस बात को, पहले समझाता हूँ। ये हटा यहाँ से, कार्बन आयन बना, जब आपने ड्यूटेरियम का अटैक कराया बेटे तो देखो यहाँ पर ड्यूटेरियम लग गया। तो कैरल सेंटर पहले से था जहाँ पर, वहीं पर कैरल सेंटर प्रोडक्ट में भी जनरेट हुआ, सेपरेट नहीं है इसमें। ये वाला कैरल सेंटर कार्बन आयन से अफेक्टेड है, इसी पर कार्बन पर माइनस आ रहा है, देखो ये आपका सेपरेट नहीं बन रहा है, फिर भी लेकिन कैरल बन जा रहा है। तो बेटा फ्लिपिंग तो हो गई होगा, एक बार ऊपर से कर सकते हैं, एक बार नीचे से कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा आपका पेयर ऑफ इनएंशियोमर बनेगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। सो इफ इनिशियली ऑलरेडी कैरल सेंटर इज प्रेजेंट इन रिएक्टेंट है एंड इन प्रोडक्ट सेम कैरल सेंटर ड्यू टू कार्बन आयन इज जनरेटेड, सेम कैरल सेंटर जो यहाँ था वही जनरेट हुआ, देखो यहाँ पर एट सेम कैरल सेंटर, इसी कैरल सेंटर पर जनरेट हुआ, देन पेयर ऑफ इनएंशियोमर और इसमें फिक्सचर विल बी फॉर्म्ड, नोट एक्सेप्ट सेम कैरल सेंटर, सेम कैरल सेंटर पर ही है, नो एनी अदर कैरल सेंटर टू रिप्रेजेंट, कोई और कैरल सेंटर नहीं होगा, तो सीधे सीधे ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो बेटा इन पॉइंट्स को लिख लो, और अगर आप मैकेनिज्म समझ रहे हो तो कोई जरूरत ही नहीं इन सब चीज़ों की, बट मैंने इसको समराइज करने के लिए आपको एक समरी बन जाए, मैंने एक साथ एक एग्जाम्पल के साथ ये सारे पॉइंट्स भी आपके सामने रख दिए बेटे। तो मुझे लगता है बेटा कि आपको सोडा लाइम डिकम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री और क्वेश्चन मैंने सब कुछ आपको तगड़े से कराया, और आपको मैंने यहाँ पे दिखाया कि जैसे नाइट्रोजन फ्लिपिंग होता है, नाइट्रोजन इन्वर्जन होता है, एम्ब्रेला इफेक्ट लगता है, वैसे ही बेटा कार्बन आयन भी लगता है। रीजन की कार्बन और नाइट्रोजन का साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो जैसे नाइट्रोजन फ्लिपिंग होता है वैसे आपका यहाँ पर कार्बन पर भी इन्वर्जन होता है, आपका अम्ब्रेला इफेक्ट आ जाता है। उसकी वजह से एबव द प्लेन अटैक करने के चांसेस भी होते हैं, बिलो द प्लेन अटैक करने के चांसेस होते हैं। तो ऊपर से अगर एक आर बन सकता है तो नीचे से एक एस बन सकता है, और उसके बेसिस पे पेयर ऑफ डाइस्टोमर्स बन सकता है, पेयर ऑफ इनएंशियोमर बन सकता है, मेजो बन सकता है, जो है सारे एग्जांपल, जो पॉसिबिलिटी सब कुछ दिखाया बेटे मैंने आपको, सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए बेटे। तो बेटा आपने खूब इंजॉय किया होगा, है ना। तो बहुत मज़ेदार सेशन था, बहुत तगड़ा और खतरनाक गर्दा सेशन था बेटे, आपने जरूर मजा किए होंगे। सो बेटा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड इस सेशन में इतना ही रखते हैं बेटे, और मैं आपको बता रहा हूँ एक गुड न्यूज़ है कि इसके बाद एक नेक्स्ट सेशन और आएगा, एंड दैट विल बी द लास्ट सेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हमने भैया रिएक्शन मैकेनिज्म निपटा लिया, एंड सो द नेक्स्ट सेशन, एक सेशन और बचा है, एंड दैट नेक्स्ट सेशन विल बी द लास्ट सेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बहुत डिटेल में मैकेनिज्म समझ लिया, हमने एलिमिनेशन रिएक्शन पूरा डिटेल मैकेनिज्म समझ लिया, हमने एडिशन रिएक्शन का भी पूरा डिटेल मैकेनिज्म समझ लिया बेटे। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म का ये वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट जो सेशन एक और आएगा, दैट विल बी द लास्ट सेशन ऑफ दिस रिएक्शन मैकेनिज्म बेटे। थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, व्हाई नॉट डी।